सॉरी दोस्तों, कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से आज ये मीटिंग स्टार्ट करने में हम लोग को विलंब हो गया, क्योंकि कहीं कुछ जिनके यहाँ से स्टार्ट होना था उनको नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे। तो विलंब के लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। प्रदीप जी, आप वेदानंद जी तो शायद जुड़ नहीं पाएंगे, वो अपने गांव गए हुए हैं। अच्छा। तो आप मीटिंग शुरू कराएं। सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है सभी का इस कार्यक्रम डायबिटीज एजुकेशन में। और मधुमेह जन चेतना व्याख्यान जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए 2003 से हम ये प्रोग्राम सतत करते चले आ रहे हैं, और इस कोविड के वजह से अब यही प्रोग्राम हम जूम के माध्यम से कर रहे हैं। और आहार पर, जो कि आहार एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हमारा कार्यक्रम चल रहा है इधर, और ये उसका तीसरा भाग है आज। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं शुरू करूं? हाँ, करिए आप स्टार्ट। तो मित्रों, पिछले 2 सत्र में हमने आहार के विषय में बातें की। हमारे साथ पहले भाग में पटना से आहार विशेषज्ञ सुमिता कुमार जी जुड़ी। दूसरी बार मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल की जो आहार विशेषज्ञ हैं और सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हैं, छवि जी जुड़ी। आज भी वो जुड़ी हुई हैं। और आज इस तीसरे भाग में मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो भी अब तक की बातें हुई हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज कराऊं, और 2 विशेष बिंदुओं पर जिस पे हम चर्चा नहीं कर पाए थे और जिसके लिए मेरे पास कई लोगों के फोन आए, कि एक तो आपने तेल के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की कि कौन सा तेल इस्तेमाल करें और कौन सा तेल अच्छा है, कौन सा खराब है। इतने विज्ञापन आते हैं टीवी पर कि तेल को लोग लेकर के लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा भ्रम है। और दूसरा, मधुमेह के साथ अधिकांश रोगियों को आगे चल करके गुर्दे की भी समस्या आती है। गुर्दे के कार्य क्षमता उतनी नहीं रह जाती जो उतनी होनी चाहिए पेशाब बनाने की, और उनमें भी फिर आहार में कुछ परिवर्तन करने होते हैं। तो कुछ फिर हम बात करेंगे कि वो मधुमेह रोगी जिनके गुर्दे की कार्य करने की क्षमता गिर चुकी है, उन्हें क्या सावधानियां रखनी है अपने आहार में बाकी के मुकाबले। तो पहले मैं पिछले जो भी हमारी चर्चाएं हुई हैं उनको मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। अरे यार, ये तो स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल कर रखा है इन्होंने। एक मिनट। आज हमारे साथ हमारे नगर विधायक जी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। अरे हमको उन्होंने डिसेबल कर रखा है स्क्रीन शेयरिंग से, उनसे कहिए हमको को होस्ट बनावे, हम अपना स्क्रीन शेयर कर पाए। हाँ, तो आहार में प्रमुख चीज जो है, जब तक हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं तब तक मैं आपसे बात करता हूं। 2 चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें कितना खाना है और क्या खाना है।
ये दो चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कितना खाना है, सीधी सी बात है कि हमारे शरीर की जितनी आवश्यकता है, जितनी ऊर्जा हम खर्च कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमको खाना है, क्योंकि शरीर से ही हम ऊर्जा लेते हैं। तो आवश्यकता से अधिक भोजन करेंगे जिसको कि हम खर्च नहीं करेंगे अपने शारीरिक श्रम के द्वारा, तो वह जो ऊर्जा बचेगी वो हमारे शरीर में संचित हो जाएगी चर्बी के रूप में, फैट के रूप में। और भारतीयों में सबसे पहले चर्बी तोंद पे ही जमा होती है, तो हमारी तोंद निकल आएगी। और तोंद जो है ये, जैसे कहते हैं ना, भूकंप, हर भूकंप का एक एपिसेंटर होता है। तो बहुत से जो बीमारियां हैं, उच्च रक्तचाप है, डायबिटीज है, कैंसर है, इन सब का जो केंद्र है, जो एपिसेंटर है, जो मरकज है, वो हमारा तोंद है। तो पेट जब हुआ मटका तो स्वास्थ्य को लगे झटका, ये मैं बार बार कहता हूं। तो ये एक्सेस एनर्जी फैट के रूप में तब्दील होकर के हमारे अंदर संचित हो जाता है। तो ये भी हमारे लिए परेशानी पैदा करता है। तो हमें खाना उतना ही है जितना कि हमारी जरूरत है। तो एक तो तरीका ये कि आप पैसा दीजिए किसी डाइटिशियन को, जा करके किसी डॉक्टर को दे करके आपको डाइट चार्ट बना के बतावे आपको 1600 कैलोरी का भोजन लेना है, 2000 का लेना है, 1200 का लेना है। दूसरा, जो कुदरत ने आपको, जब ये आहार विशेषज्ञ नहीं थे, तो एक आपके अंदर सिस्टम फिट कर रखा है कि आपको जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो भूख लगेगी। आपकी ऊर्जा पूरी हो जाएगी, आप तृप्त हो जाएंगे, भूख खत्म हो जाएगा, आप नहीं खाएंगे। तो आप सिंपल सा सिर्फ अपने शरीर के इस इंटेलिजेंस को अगर आप पढ़ पाते हैं, उसको फॉलो कर पाते हैं कि हमें भूख लगने पे ही खाना है, भूख खत्म हो गई तो नहीं खाना है, अनावश्यक नहीं खाना है, खाने से पहले अपने विवेक से सोचना है कि हम जो खा रहे हैं उसकी जरूरत हमें है या नहीं है, हम क्यों खा रहे हैं, किस आवश्यकता के लिए खा रहे हैं, शरीर के हित के लिए खा रहे हैं कि ये हमारे लिए अहितकर है। सिर्फ इतनी सी अपनी इंटेलिजेंस को अगर आप फॉलो करें तो किसी डाइट चार्ट की जरूरत कैलोरी नापने के लिए नहीं पड़ती। दूसरी चीज, भोजन में मुख्य रूप से अगर भोजन को बांटे आप तो 6 तरह के भोजन के घटक होते हैं। पहला है अनाज और अनाज से बनी वस्तुएं। दूसरा है दाल, दलहन, मांस, मछली, अंडा। ये इनको एक साथ रखा गया है क्योंकि इनमें प्रोटीन ज्यादा होता है। तीसरा है सब्जियां। चौथा है दूध, दूध से बने सामान। पांचवा है फल। और छठवां है वसा या तेल। आप कोई भी खाद्य वस्तु उठा के देख लीजिए, वो इन्हीं 6 समूहों में से कोई न कोई एक होगा या इनका एक सम्मिश्रण होगा। पराठा बनाया आपने तो उसमें अनाज भी है और फैट भी है। खीर बनाया आपने तो उसमें दूध है और अनाज है। तो या वो इन्हीं 6 में से किसी एक का सम्मिश्रण होगा। इन 6 समूह से हमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। एक ही समूह से आपको सारे पोषक तत्व नहीं मिलते। आपको अनाज से कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलता है, दलहन से प्रोटीन ज्यादा मिलता है। ऐसा नहीं कि दलहन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, लेकिन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। दूध से आपको प्रोटीन मिलता है, साथ में आपको वसा मिलती है और कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन मिलते हैं। फलों से आपको मिनरल्स, विटामिन, फाइबर और बहुत से और तत्व, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइटोफिनॉल्स कहते हैं उनको हम, कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, ये मिलते हैं। हाँ पवन जी, क्या हुआ, अनेबल किया? अच्छा ठीक, ओके, थैंक यू। मेरा स्क्रीन दिख रहा आप लोगों को? यस सर। अच्छा, स्लाइड शो जी डॉक्टर साहब। फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये आहार भाग 3 की हम चर्चा कर रहे हैं। और इस पे हम कुछ टेक होम मैसेजेस आपको देंगे। तो मैं कह रहा था कि आहार क्या है, आहार के घटक क्या है, भोजन के विभिन्न घटक का अनुपात क्या होना चाहिए, आहार प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग ऑफ फूड, और उसका आपके आहार पर प्रभाव, कितना खाएं, आहार का समय, और हम फिर वसा, तेल, घी का चयन और गुर्दे रोग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आहार क्या है, ये हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि आहार वो चीज है जो अन्न मार्ग के द्वारा हमारे शरीर में ले जाया जाता है
और वह फिर जाके शरीर में रस आदि धातुओं के रूप में परिवर्तित होकर के शरीर के अंगों का पोषण करता है, रक्षा करता है, उसकी क्षति को पूरा करता है, शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है और जीवित रखता है। इसको हम आहार कहते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके शारीरिक अंगों का पोषण न करे, उसकी सुरक्षा न करे, आप दारू पिए, आप तंबाकू खाएं, तो ये शरीर का पोषण नहीं करता, ना शरीर की रक्षा करता है, तो वो आहार में नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो आहार वही है जो आपके शरीर को पोषण दे, आपके शरीर के अंगों को सुरक्षित रखे, उनको पुष्ट करे, जीवित रखे, इसे हम आहार कहते हैं। तो आहार पुष्ट करने वाला, तुरंत बल कारक, देह को धारण करने वाला, आयु, तेज, उत्साह, स्मृति, ओज, अग्नि को बढ़ाने वाला है। तो आहार के घटक ये आपको बताया मैंने कि अनाज, दाल, दलहन, मांस, मछली, अंडा, सब्जी, फल, दूध, दूध से बने सामान, मक्खन, घी, तेल, ये मुख्य 6 घटक होते हैं हमारे अनाज के। इसलिए हमारे डाइट चार्ट में या हमारे भोजन में कोशिश यह होनी चाहिए कि पूरे 24 घंटे में हम इन 6 समूह से कुछ न कुछ अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि कुछ चीजें जो सब्जी से मिलती हैं वो अनाज से नहीं मिलती, जो दाल से मिलती है वो सब्जी से नहीं मिलती, कुछ चीजें फलों से मिलती हैं, कुछ चीजें हमें दूध से मिलती हैं, कुछ चीजें हमें तेल से मिलती है या वसा से मिलती है। तो हमको अपने भोजन में इन 6 समूह का सम्मिश्रण रखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं दूध या दूध से बना सामान लेते ही नहीं है, फल का उनके आहार में कहीं कोई स्थान ही नहीं होता, सब्जी बहुत थोड़ा खाते हैं, सब्जी में भी आलू खा लिया, हरी सब्जी तो खाते ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सारे 6 समूह का एक समुचित अनुपात अपने भोजन में रखें। दूसरा तरीका आहार को बांटने का कि आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट 50% से कम ऊर्जा आपको मिले, उससे ज्यादा नहीं। प्रोटीन कम से कम 30% अपने ऊर्जा का आप रिक्वायरमेंट प्रोटीन से पूरा करें, और 20 से 30% आपके भोजन में वसा का सम्मिश्रण हो। बाकी आप जब 6 समूह से भोजन लेंगे तो आपको खनिज, लवण, विटामिन, फाइबर, ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। ये हम लोग डिटेल में पिछले 2 बार में बात कर चुके हैं, इसमें बहुत विस्तृत में नहीं जाऊंगा। भोजन हमारा संतुलित होना चाहिए, समुचित होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, सुरुचिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके रुचि का नहीं है तो कैसा भी भोजन हो, कितना भी उच्च गुणवत्ता का हो, फिर वो बेकार है। भोजन में अगर आप आनंद नहीं ले पाए तो फिर जीवन का आधा आनंद तो आपने समाप्त कर दिया। तो आनंद पूर्वक भी भोजन आपको करना है। समय उचित होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। समय बहुत जरूरी है कि आप समय से भोजन लें। और इस पे कभी हम आगे एक सेशन में और सोच रहा हूं कि उपवास के बारे में मैं रखूंगा कि कब फास्ट करना चाहिए, कितना फास्ट करना चाहिए, क्योंकि अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक नया दौर आया है, जिसमें कि बीच बीच में अगर हम उपवास रखते हैं, दिन में ही अगर हम थोड़ी देर उपवास रखते हैं या हफ्ते में एक बार रखते हैं, तो उसका हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे तमाम शोध कार्य चल रहे हैं। तो हम कैसे उपवास रख सकते हैं, इसके ऊपर मैं सोचता हूँ कि एक सेशन कभी हम अलग से लेंगे आपके साथ। और सुलभ होना चाहिए। अब आपको कोई कह दे एवोकाडो खाइए, कहाँ जाएंगे ढूंढने आप एवोकाडो? तो भोजन ऐसा भी होना चाहिए कि जो आपको सुलभ हो, आपके क्षेत्र में उपलब्ध होता हो और आपको आसानी से मिल जाए, और आपको बहुत ज्यादा उसके लिए पैसा अनावश्यक ना खर्च करना पड़े। तो ये एक प्लेट सिस्टम बताया गया था, छवि जी ने बताया था आपको प्लेट सिस्टम, कि आप प्लेट को 4 भाग में बांट लें। देखिए, 1/4 हिस्सा जो है वो ग्रेन्स का है, यानी अनाज से बने सामान, जिसमें चावल, रोटी, डोसा, इडली, जो भी आप उसमें रख लें। एक हिस्सा प्रोटीन का है, जिसमें अगर आप मांसाहारी हैं तो चिकन है, मटन है, एग का कोई प्रिपरेशन है, या फिर दाल है, पनीर है, उसकी बनी सब्जी है। देखिए, 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा सब्जियों का है। सब्जियों में यहाँ पनीर पसंदा की बात नहीं हो रही है, और ना शाही पनीर की बात हो रही है। यहाँ सब्जी की बात हो रही है कि इस सब्जियों में हरी सब्जी, सलाद, साग, और एक हिस्सा इसमें देखिए फल का भी है। तो ये चारों चीजें जब आप इस तरह से लेंगे तो जो 6 घटक मैंने आपको बताए वो पूरे मिलेंगे, और ये संतुलित भोजन होगा। होता क्या हमारे यहाँ गांव वगैरह में वैसे कि 3/4 थाल जो है भात से भर लिया, ऊपर से अगर दाल है दाल डाल लिया, थोड़ा अचार लिया और सान के खा गए, तो वो पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हो जाता है। ग्रेन्स, अनाज उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। आपने कहा कि साहब चावल नहीं खाना मधुमेह में, तो उन्होंने उस 3/4 चावल
को जो है रिप्लेस कर दिया 6 रोटी से, तो बात एक ही हो गई। जैसे अब हम 2 रोटी खाते हैं, आप रोटी खाएं या चावल खाएं, अगर आप अनाज ज्यादा खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, तो शुगर नियंत्रण में आपको प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी अगर आपको शुगर नहीं है भी तो भी आपके भोजन का प्लेट ऐसा ही होना चाहिए ताकि आपको जल्द शुगर हम आते हैं फूड प्रोसेसिंग पे, आहार का प्रसंस्करण। खाने में अक्सर बताया जाता है कि खड़े अनाज, खड़े दाल, छिलकेदार अनाज और दाल, इनका आप सेवन करें, ये स्वास्थ्यकर है। एक छोटा सा मैंने एक अनाज का उदाहरण लिया है। बेंगलोर से हमारे साथ उनको निकलेंगे 6-7 बजे। देवलाल गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है। हम तो वही 6-7 बजे बोल रहे थे और कुछ नहीं। तो अब देखिए मैंने एक गेहूं लिया है, कृपया आप लोग अपना माइक म्यूट कर दें जिससे कि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। गेहूं, अब गेहूं अगर अपने गेहूं के रूप में है तो उसको अगर आप खाएंगे, पचाने में आपको वक्त लगेगा, उसको पांतों में जाके टूटने में, पचने में, उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अन्य चीजों को अवशोषित होने में, एब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लगेगा, उसमें रेशे की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। अब उसको आपने दल के दलिया बना दिया, गेहूं के मुकाबले ये थोड़ा सुपाच्य होगा क्योंकि ये टूट गया है, तो अब ये और उससे आसानी से पचेगा, तेजी से पचेगा। अब दलिया को आपने और गेहूं को पीसा, चोकर युक्त आटा बना दिया, ये दलिया से भी कम समय लेगा पचने में। इसको चोकर है तो उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी क्योंकि इसके अंदर फाइबर है। अब आपने चोकर निकाल दिया और चोकर मुक्त आटा कर दिया, छान दिया आटे को, तो अब ये और ज्यादा सुपाच्य हो जाएगा, जल्दी पचेगा, जल्दी से शुगर आपके ब्लड में बढ़ेगा और फाइबर की मात्रा गायब हो गई, जबकि भोजन में फाइबर की मात्रा आपके होनी चाहिए, तो गुणवत्ता घटती जाएगी आपकी। फिर आपने उसका सूजी बना लिया और अंत में मैदा बना दिया, तो एक 100 ग्राम गेहूं खा करके आपको पचाने में जो वक्त लगेगा और शुगर को बढ़ने में, 100 ग्राम मैदा का आप कोई चीज सामान खाएंगे तो उससे बहुत कम समय में वो पचेगा और तेजी से शुगर बढ़ेगा और उसमें फाइबर एकदम नहीं होगा। तो जैसे जैसे आप किसी भी फूड की प्रोसेसिंग करते जाते हैं, उसको और छोटा करते जाते हैं, महीन करते जाते हैं, फाइबर निकालते जाते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उसकी गुणवत्ता कम होती चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप, अब गेहूं तो कोई ऐसे खाएगा नहीं, उबाल कर रोज गेहूं नहीं खाएगा, रोटी ही खाएगा, तो चोकर युक्त रोटी का आप प्रयोग करें, फाइबर ज्यादा रहे उसमें। दलिया का प्रयोग करें। दाल लेते हैं तो अब अरहर की दाल तो खैर छिलके वाली नहीं आती, लेकिन खड़ा मूंग, खड़ा उड़द, खड़ा मसूर, इसको भी अपने भोजन में सम्मिलित करें जिससे कि आपको रेशा ज्यादा मिले। उसी तरह से सब्जियों में भी बड़े टुकड़े काटें आप, बहुत महीन। अब जैसे आलू के टुकड़े हैं और एक आलू को उबाल करके आपने पीस करके उसकी टिक्की बना दी, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। तो जैसे जैसे आप फाइन प्रोसेसिंग करते जाते हैं, भोजन के हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से वो उसकी गुणवत्ता कम होती जाती है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है प्रोसेसिंग। कितना खाएं, तो मैंने आपको बताया जितने आपको भूख लगे उतना ही खाएं। सीधा सा एक विवेकपूर्ण तरीके से अगर आप खाते हैं तो आपको कभी भी आप ज्यादा भोजन नहीं करेंगे। लेकिन आप लालच में खाते हैं, मजबूरी में खा रहे हैं कि कहीं बैठे हैं, कैसे उसको मना करते हैं, उसको बुरा लग जाएगा, सामने लाकर उसने रखा है। आप कहीं गए हैं, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने एक प्लेट ऑर्डर कर दिया कोई सब्जी और आप खा नहीं पाए उसको, अब लेकिन आपका चूंकि वहां पैसा लगा है तो या तो आप उसको पूरा खा जाएंगे और नहीं तो अगर पैक करने की सुविधा तो पैक करा लेंगे, क्योंकि पैसा लगा है तो पैसे की वजह से खा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये तय करती हैं कि आप क्यों खा रहे हैं। तो पेट देखकर खाएं, प्लेट देखकर ना खाएं, सीधी सी बात है। अति भोजन अस्वास्थ्यकर, आयुहीन करने वाला, ये मनुस्मृति में कहा गया है, स्वर्ग सुख के लिए अहित, पापमय और संसार द्वारा निंदित है, इसलिए उसका त्याग कर देना चाहिए। तो अति भोजन, अल्पाहारी सदा सुखी, ये ध्यान रखिए। कम खाएंगे कभी नहीं होगा। देखिए ये है केंद्रीय मोटापा, एपिसेंटर ऑफ ऑल द डिजीजेस। कितना सिकोड़ेंगे, कितनी देर सिकोड़ेंगे, किसी अवसर के आने पे आप सिकोड़ लेंगे, लेकिन फिर तो स्थिति यही आती है। तो ये जो, और ये देखिए कि एक भारतीय पुरुष है, पूजा कर रहा है और इसका साइड व्यू है। अब इसको कोई भी देखेगा, अगर आमतौर पर देखेगा दुबला पतला आदमी है, बहुत
ये तो ठीक है, काम मोटा होता है, लेकिन अगर आप बगल से देखेंगे तो पूरे शरीर में सिर्फ एक ही चीज निकली हुई है दायरे से बाहर, वो है तोंद। इसे हम कहते हैं थिन फैट इंडियन। इसकी चर्चा हमने की थी कि हम भारतीयों में मांसपेशियां कम होती हैं, मांसपेशियों का वजन कम होता है और फैट का कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है या जो कॉकेशियन पॉपुलेशन है। गोरे लोगों के मुकाबले में, यूरोपियन लोगों के मुकाबले में हमारे शरीर में फैट ज्यादा होता है और इसे हम कहते हैं फायर इन द बेली। ये हमारे पेट में आग लगी हुई है, ये आग ही हमें जलाएगी बीमारियों से। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, और मोटापा ज्यादा बढ़ेगा तो घुटनों की बीमारी, सांस की तकलीफें, तमाम चीजें का जनक है ये फायर इन द बेली है। ये पेट में आग लगी है, बीमार करने की आग है। तो होशियारी क्या है? और ये आग ऐसी है ना कि ये राख के नीचे छुपी हुई आग है। ये राख के नीचे छुपी हुई आग है जिसका आपको अंदाजा नहीं लगता कि हमारे पेट में आग लगी हुई है, ये हमको बीमार कर देगी। जब कूरेदेंगे तो अंदर से आग निकलेगी। ये देखिए, ये राख पड़ा हुआ, उसके अंदर आग के शोले हैं। तो हमें इसके लिए सचेत रहना है। होशियारी पूर्वक हमको उस राग को बुझा करके जो भी हम भोजन करते हैं उससे एक स्वस्थ बिल्डिंग ब्लॉक बना करके अपने शरीर को सुरक्षित रखना है। लंबे काल तक किसी के ऊपर निर्भर ना हो, ऐसा हमको इंतजाम करना है। अब समय पे हम आते हैं। समय ये बहुत जरूरी है। आहार समय से नहीं लेंगे तो ये तोंद निकलेगी आपकी। कुसमय भोजन बीमारियों का जनक है, मोटापे का जनक है। आप जब समय से भोजन नहीं करते हैं, लेट भोजन करते हैं, तो आप मोटे होते हैं, मधुमेह के शिकार हो जाते हैं। तो आहार का समय, ये एक बहुत पुरानी एक हम लोगों की थ्योरी दी जाती है, टिकिंग क्लॉक हाइपोथेसिस, कि बीमारी के घड़ी की टिक टिक बीमारी के परिलक्षित होने के पहले, उसके लक्षण आने के बहुत पहले से चालू हो जाती है। ये टाइम बॉम्ब है। ये जो केंद्रीय मोटापा मैंने आपको दिखाया, ये टाइम बॉम्ब है। इसकी टिक टिक भी जैसे ही तोंद निकलनी शुरू हुई, आप समझिए कि ये बीमारी की घड़ी चालू हो गई, उसकी टिक टिक चालू हो गई और ये बम किसी एक दिन फटेगा और आपको अचानक पता चलेगा कि आपको शुगर हो चुका है, या आप अचानक नपवाएंगे तो पता चलेगा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, पता लगा अचानक हार्ट अटैक हुआ, आपका तो कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ था, आपकी हृदय की धमनी ब्लॉक हो गई। तो ये टिकिंग बम है। तोंद जो है वो टिकिंग बम है, टाइम बम है। तो जैसे ही निकलनी शुरू हो, सचेत हो जाए। तो मनुष्यों भोजन कब करें? तो ये शास्त्रों में कहा गया है, भोजन के लिए दो ही काल है। साय भोजन दो ही काल है। साय रात्रि का प्रथम प्रहर, प्रथम याम मतलब प्रथम प्रहर, और प्रातः पूर्वाहन, इसके बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। यह विधि अग्निहोत्र समान है। जैसे हम अग्निहोत्र या हवन करते हैं 2 बार, सुबह और संध्या काल में, उसी प्रकार से जब जठराग्नि हमारी, जो हमारी पाचक रस की चीजें हैं, जब ये पूरे वेग पे होती हैं, भूख कस के लगती है, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट होती है शरीर की, उस समय जब आप भोजन करते हैं तो भोजन कायदे से पचता है और शरीर को लगता है। प्रथम प्रहर मतलब सूर्योदय के 3 घंटे के अंदर आपको पहला भोजन कर लेना चाहिए। अब सूर्योदय 6 बजे होता है तो 9 बजे तक, 9:30 तक आपका पहला भोजन हो जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत चूक होती है, खास करके घर के महिलाओं के द्वारा। सब लोग जब अपने अपने कार्य पे चले जाएंगे, बच्चे स्कूल, पतिदेव ऑफिस, और सब काम निपट जाएगा, उसके बाद नहा धो करके ठाकुर जी को भोग लगाकर तब पहला भोजन होगा और तब तक 12 बज जाएगा। तो ये जो फास्टिंग पीरियड आपका एक्सटेंड हुआ सुबह का, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अहितकर होता है। और उसमें मैंने आपको पिछली बार एक शोध के बारे में बताया था कि ब्रिटेन में बच्चों के ऊपर, दर्जा 8 से 10 तक के जो बच्चे थे या उनसे भी कुछ छोटे बच्चे थे, उनके ऊपर एक शोध हुआ था। उनका खाली पेट का शुगर और इंसुलिन लेवल चेक किया गया था और ये देखा गया था कि वो बच्चे जो नियमित नाश्ता लेते हैं, उनका इंसुलिन लेवल भी लो था, शुगर लेवल भी लो था दायरे के अंदर, लेकिन दायरे में भी सबसे नीचे था। और जो बच्चे रोज ब्रेकफास्ट छोड़ देते थे, उनका इंसुलिन लेवल उसी
नॉर्मल दायरे के अंदर सबसे ऊपर की स्थिति में था। तो सुबह का भोजन अगर आप लेट करते हैं तो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ता है शरीर को, और ये मधुमेह होने का ये प्रथम सोपान होता है। इसलिए पहला भोजन आपको सूर्योदय के 3 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस एंड डिनर लाइक ए पॉपर। डिनर आपका सबसे छोटा भोजन होना चाहिए, भिखारी की तरह, कृपण की तरह। तो ये बहुत जरूरी है। और रात्रि का भोजन भी सूर्यास्त के 1 प्रहर के अंदर 3 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए। तो अब 6 बजे सूर्यास्त हो गया, 9 बजे तक भोजन कर लें। अब आप 10 बजे तो दुकान से आएंगे, 11 बजे दुकान से आएंगे, फिर आप टीवी देखेंगे, फिर खाना खाएंगे 12 बजे, तो फिर गड़बड़ होगा। फिर जो रात का वक्त शरीर का वो वक्त है जब शरीर दिन भर जो भी टूट फूट शरीर में हुआ है, जो भी त्याज्य पदार्थ बने हैं, उनको वह उसका निस्तारण करता है, टूट फूट का रिपेयर करता है, जो त्याज्य पदार्थ बने हैं उनको निकालता है। तो उसके लिए उसको आप जब समय ही नहीं देंगे, लगातार भोजन देते रहेंगे, तो वो पहले भोजन को निपटाए या पहले टूट फूट को निपटाए। आप एक मकान बना रहे हैं, बीच बीच में अगर ब्रेक नहीं देंगे तो लोहे के टुकड़े, ईंटे के टुकड़े, सीमेंट, बालू जो नीचे सब गिरा पड़ा है, उसको मजदूर कब हटाएगा, कब नीचे की सफाई करेगा, ताकि आगे फिर काम चालू हो। तो नीचे कबाड़ इकट्ठा होता जाएगा। तो आप शरीर को समय ही नहीं देते कि वो उस कबाड़ को हटावे, लगातार भोजन करते जाते हैं, कुसमय भोजन करते हैं। ये बहुत अहितकर है। ये टेक होम मैसेज है, इस पे आप लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी। दूसरी चीज ये है कि 3 घंटे के अंदर यानी 1 प्रहर के अंदर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा जब तक कि आपको बहुत तेज भूख ना लग गई हो, आप इंसुलिन पे अचानक आपका शुगर लो होने लगा, वो स्थिति अलग है। सामान्य स्थिति में एक सामान्य मनुष्य को भी, जिसे कोई रोग नहीं है, उसे 3 घंटे के अंदर भोजन दोबारा नहीं करना चाहिए। और 2 प्रहर यानी 6 घंटे से ज्यादा उसका उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए कि 6 घंटे से ऊपर का आप उपवास रखें, क्योंकि 6 घंटे से ऊपर का उपवास रखेंगे तो फिर आपका बल और वेग क्षीण होने लगेगा, क्योंकि शरीर में पोषक तत्वों की, एनर्जी की, ऊर्जा की कमी होने लगेगी। तो न तो 3 घंटे के अंदर दोबारा खाएं और न 6 घंटे का उल्लंघन करें। सामान्यतः क्या करते हैं, 9 बजे आप अपना नाश्ता लीजिए, 9 से 10, 11, 12, 3 घंटे हो गए। अब 12 बजे के बाद 12 से 2 के बीच में आप अपना दोपहर का भोजन ले लें, जो नाश्ते से थोड़ा हल्का ही हो। उसके बाद मान लीजिए आपने 1 बजे भोजन किया, तो 3 बजे तक 3 घंटे पूरे हो गए। अब 3 बजे के बाद 3 से 5 के बीच में, 1 प्रहर बीत गया, 2 प्रहर के पहले ही 3 से 5 के बीच में हल्का आप शाम का नाश्ता ले लें। और फिर आपने मान लीजिए 5 बजे नाश्ता लिया, तो 8 बजते बजते आपके 3 घंटे पूरे हो गए। 8 से 9 के बीच में आप रात का भोजन ले लें। तो न तो आप 1 प्रहर के अंदर दोबारा भोजन लेंगे और न 2 प्रहर का आप उल्लंघन करेंगे। ये सीधा सा हिसाब है। लेकिन अब हुआ क्या कि सुबह तो 9 बजे लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ करके बैंक चले गए, ब्रंच हो गया, अति भोजन कर लिया, और फिर दोपहर में भोजन का आपने गड़बड़ कर दिया। दोपहर का भोजन नहीं खाया, कुछ भी हल्का फुल्का खा के आपने काम चला लिया। तो अगर मधुमेह और दवा आप खा रहे हैं तो हो सकता है उस समय आपको हाइपो हो जाए। तो ये काम नहीं करना है। आप टिफिन लेके जाएं। ये अन्य और भी श्लोक हैं जो हमारे शास्त्रों में हैं, जिनमें कहा गया है कि शाम को लघु भोजन होना चाहिए, सायं भुक्त्वा लघु हितम, और ईश्वर को ध्यान करके उसको धन्यवाद दे करके आपको सो जाना चाहिए, है ना। रात्रि का भोजन नरक का प्रथम द्वार है, वो आपको अस्वस्थ कर देगा। तो लेट नाइट भोजन नहीं करना चाहिए। अक्सर ये लोगों की बात होती है कि साहब ये तब की बातें हैं जब आदमी सूरज के हिसाब से जीता था, लाइट थी नहीं, तो उस समय ये लोगों ने उस हिसाब से बनाया था कि अब तो हमारे पास लाइट है, सब कुछ है, नाइट क्लब है, तो रात में अब क्या दिक्कत है रात को भोजन करने में। अब तो हम लाइट है हमारे पास, थोड़ी कि सूरज डूब गया तो हमको सो जाना है। ऐसा नहीं है। वो चीजें आज भी उतनी ही सत्य हैं। और मॉडर्न साइंस के द्वारा, मॉडर्न चिकित्सा पद्धति के द्वारा भी जितने रिसर्च हो रहे हैं वो इन बातों को पुष्ट करते हैं। अब कितने प्रकार के भोजन होते हैं, तो मैंने आपको बताया था, 6 भागों में बांटा था, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के हिसाब से बांटा था। एक दूसरा तरीका ये भी है बांटने का कि कितनी उसकी कंसिस्टेंसी है।
तो आयुर्वेद में भोजन को देखिए बांटा गया चूस से, माने वो चीज जो आप चूस के लेंगे। पेय जिसे आप पिएंगे, लेह यानी जिसको आप चाटेंगे जैसे लपसी है, भोज्य खाने वाला, भक्ष्य और चर्व्य जिसको मतलब आप बहुत चबा चबा के खाएंगे। तो ये उत्तरोत्तर गुरु होते जाते हैं ना, उत्तरोत्तर भारी होते जाते हैं। तो जितना ऐसा भोजन जिसको आप बहुत चबा के खाना है उसको आप सबसे अंत में खाएं, क्योंकि वो उतना सुपाच्य नहीं है। चूसने वाला पदार्थ, पीने वाला, लपसी, इस तरह की चीजें सुपाच्य, इनको आपको भोजन में पहले लेना चाहिए। फिर एक जगह और कहा गया, भोजन क्रम बताया गया है आयुर्वेद शास्त्र में, भोजन क्रम बताया गया है कि भोजन में पहले मधुर, मध्य में अम्ल और लवण नमकीन, और बाद में कटु कसाय, इन सब पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मधुर में सबसे, मधुर का मतलब ये नहीं कि आप मिठाई खाना शुरू कर दीजिए पहले, मधुर में आप फल लें। देखिए इसमें कहा गया बुद्धिमान पहले अनार आदि फलों को, उसके बाद पेय पदार्थों को, है ना, चूस से पेय, तत्पश्चात भांति भांति के भोज्य और भक्ष्य पदार्थ खाएं। तो भोजन की आपकी शुरुआत होनी चाहिए सलाद से, फलों जिसमें फल भी रहे, अनार जैसे फल, इसमें अनार को एग्जाम्पल दिया गया है। अनार एक बहुत गुणकारी फल है इसलिए उसका उदाहरण दिया गया है। तो फल खाएं, सलाद लें, छाछ ले लें, पेय में दही लें, उसके बाद फिर आप अनाज पे, भोज्य और भक्ष्य पे, मांस पे, इस तरह की चीजों पे सबसे बाद में जाएं। तो वो चीजें वैसे भी फिर आप कम खाएंगे। जब आप फल ज्यादा खा लेंगे, सलाद ज्यादा खा लेंगे, छाछ पी लेंगे, सूप पी लेंगे, वेजिटेबल सूप पी लेंगे, तो आपका पेट काफी कुछ वैसे ही भर जाएगा। और फिर आप अनाज पे जाएं और भक्ष्य, भोज्य और चर्व्य पे जाएं। इस पे हम थोड़ा बाद में आएंगे, गुर्दा रोग पे। हम पहले आ जाते हैं वसा के ऊपर। इस पे मैं थोड़ा सा विस्तृत बात करना चाहता हूं वसा रोग पर। वसा रोग नहीं, वसा के ऊपर। फैट से हमें अपने पूरे डाइट में 30% से ज्यादा ऊर्जा नहीं लेनी चाहिए। 30% या उससे नीचे हमको ऊर्जा जो है वो फैट से लेनी है। फैट ऊर्जा का बहुत ही सांद्रित या कंसंट्रेटेड सोर्स होता है। हमको कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमको 4 मिलती है, जबकि हमको वसा से 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी मिलती है, यानी दूने से भी ज्यादा। तो हम थोड़ा भी चर्बी खाते हैं, फैट लेते हैं, तेल घी वसा लेते हैं, तो हम वो उच्च ऊर्जा का स्रोत है। और फैट बुरा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। फैट हमारे शरीर का बहुत ही एक, डॉक्टर सत्तूर साहब हमारे साथ हुबली से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सत्तूर वेलकम। डॉक्टर सत्तूर लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारिणी सदस्य हैं। ये एक एसोसिएशन है जो कि फैट के ऊपर ही कार्य करती है, और खास करके जो हमारे रक्त के अंदर वसाओं के विभिन्न घटक हैं, कोलेस्ट्रॉल के, लिपिड प्रोफाइल के, इनके ऊपर ये एसोसिएशन कार्य करती है, अपने रिकमेंडेशंस देती है। तो आज मैंने इनसे निवेदन किया था कि आप भी जुड़िए, क्योंकि हम कुछ वसा के ऊपर बात करेंगे, फैट के ऊपर। तो बाद में अंत में ये भी अपने विचार रखेंगे, हमको अपने विचारों से लाभान्वित करेंगे। तो रिकमेंडेड फैट, हेलो, या बोलिए। हाँ डॉक्टर सत्तूर वेलकम। या थैंक यू, थैंक्स आलोक जी। तो हमारे भोजन में ऊर्जा फैट से 30% से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। लेकिन फैट हमारे शरीर का बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारे नर्व्स, हमारी कोशिकाओं की दीवारें, हमारे ब्रेन, बहुत से हार्मोन का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। स्टेरॉइड हार्मोन जो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है, थायराइड हार्मोन, ये सब वसा से ही बनकर निकलते हैं। हमारी कोशिकाओं की दीवार की मजबूती वसा से आती है। हमारे नर्व्स वसा पे काम करते हैं। तो वसा बुरा होता है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, वसा का कंपोजिशन क्या हो, कितनी वसा हम लें, ये बहुत जरूरी है। ज्यादा वसा लेंगे, ज्यादा एनर्जी लेंगे, तो फिर वो हमारे पेट में जाके इकट्ठा होगा, तोंद बनेगी, और तोंद फिर हमें बीमार करेगी। इसलिए वसा का उपयोग ऐसा करें कि वो आपके लिए स्वास्थ्यकर हो। अब इसमें भी आप देखते हैं कि ये लिखा हुआ है कि जो 30% वसा से एनर्जी हमको आनी है, उसमें से 7% एनर्जी हमको सैचुरेटेड फैट से, सांद्रित फैट, संतृप्त फैट, सांद्रित नहीं संतृप्त फैट, सैचुरेटेड फैट, 10% मोनो अनसैचुरेटेड फैट, और 15 से 20% पॉली अनसैचुरेटेड फैट से मिलनी चाहिए। 200 मिलीग्राम प्रतिदिन से अधिक कोलेस्ट्रॉल हमारे भोजन में नहीं होना चाहिए। अब ये सब कुछ ऐसे टर्म है
जो आपको बहुत ग्रीक एंड लैटिन लगेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आजकल के विज्ञापन में इन शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तेल का जब विज्ञापन होता है तो उसमें मुफा, फूफा, इन शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा इसे मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मुफा फूफा होता क्या है। तो ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैट को हम फूफा बोलते हैं, मोनोअनसैचुरेटेड फैट को हम मुफा बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमको एनिमल फैट के सोर्स से मिलता है। तो ये देखिए, ये वसा का मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। साइंस के विद्यार्थी नहीं है वो घबराए नहीं, उनके भी समझ में आएगा। आप देखेंगे कि ये एक वसा का चेन ये है, एक वसा ये है, फैटी एसिड चेन। ये एक श्रृंखला बनी हुई है जिसमें आप देख रहे हैं सी लिखा हुआ है। ये कार्बन एटम्स है और हर कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। ये ऊपर की अगर आप चेन देखेंगे तो कार्बन के जो 4 हाथ हैं, ये चारों हाथ बंधे हुए हैं, कोई हाथ खाली नहीं है। हर हाथ में कुछ ना कुछ है। इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर ये हाथ इस कार्बन से जुड़ा है, ये हाथ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो किसी भी कार्बन का कोई भी हाथ खाली नहीं है। तो ये सैचुरेटेड फैट है, ये संतृप्त है, इसमें कहीं भी कोई भी कार्बन एटम खाली नहीं है। तो इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट। अब दूसरा देखिए नीचे क्या एक फैट का चेन है। इसमें यहाँ देखिए ये कार्बन एटम, इसका ये एक हाथ खाली है, ये एक हाथ इधर खाली है, यहाँ भी एक हाथ पे कुछ नहीं है, इधर एक हाथ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, उस हाथ को ला करके इस कार्बन से जोड़ दिया कि डबल बॉन्ड। तो इस तरह का जब फैटी एसिड चेन बनता है, तो इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वातावरण के सामान्य तापमान पर जमता नहीं है, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो जम जाता है। तो वो वेजिटेबल ऑयल जो सामान्य तापमान पे जम जाए, जैसे नारियल का तेल, वो संतृप्त है, वो सैचुरेटेड है। उसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो इस टाइप के हैं, जिसमें कि सब कार्बन एटम कोई भी खाली नहीं है। और जो तेल सामान्य वातावरण के तापमान पर न जमे वो असंतृप्त है, वो अनसैचुरेटेड है। तो भोजन में सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। जो हमने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया कि सैचुरेटेड फैटी एसिड से हमें 7% से ज्यादा ऊर्जा नहीं लेनी चाहिए। तो भोजन में अगर आप ऐसा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं जो सैचुरेटेड है, जैसे कोकोनट ऑयल, पूर्णतः इसी पर निर्भर आप हैं, तो आप सैचुरेटेड फैट ज्यादा ले रहे हैं। पाम ऑयल, इसमें भी सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है, तो इसका उपयोग हमें कम करना है। लेकिन एक चीज ये होता है कि जो इतने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, वो लंबे समय तक खराब नहीं होते। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक प्रक्रिया निकाली वनस्पति बनाने की। वनस्पति बनाने में क्या करते थे कि ये एक असंतृप्त अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिया और इसको हाइड्रोजनेट कर दिया। इसमें एक प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजन के माध्यम से इसके जितने असंतृप्त कार्बन थे सब पर हाइड्रोजन जोड़ दिया और इसको सैचुरेट कर दिया। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो वनस्पति होता है वो रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, जिससे हम डालडा, रथ, तमाम नाम से मार्केट में आता है। तो ये जो वनस्पति ऑयल है ये संतृप्त है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। तो जब बाद में लोगों को समझ में आया कि संतृप्त कर देने से वेजिटेबल ऑयल बना देने, वनस्पति बना देने से सेल्फ लाइफ तो बढ़ जाता है, वो वसा लंबे समय तक खराब नहीं होता, लेकिन शरीर को खराब कर देता है। तो फिर लोग वापस लौटे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ओर, वेजिटेबल ऑयल्स जिनको कि हमने वनस्पति नहीं बनाया है। अब मैं कितना समझा पा रहा हूं ये तो चर्चा के बाद आपके प्रश्नों से मुझे पता चलेगा। अब हमने आपको बताया मुफा और कूफा, दो चीज, ये आपको विज्ञापन में भी, टीवी के विज्ञापन में भी देखने को मिलेगा, मुफा और कूफा, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है, इसमें ये जो अनसैचुरेशन है वो किस जगह पे है? एक जगह पे है कि एक से ज्यादा जगह पे है? अगर सिर्फ एक जगह पे एक कार्बन एटम की जगह पर सिर्फ अनसैचुरेशन है तो हम कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड। एक से ज्यादा पे तो हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। तो ये जो मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं उनके उच्च
स्रोत क्या है, उनके अच्छे सोर्स क्या है? मोनो अनसैचुरेटेड के, मूफा के ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल, ओलेइक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लगभग 60% का। फिर नट्स, कौन से नट्स? बादाम, कैश्यू, काजू, पीकन। पीकन भी एक तरह का अखरोट के जैसा ही एक वैरायटी होता है जो अमेरिका, साउथ अमेरिका में होता है। मैकेडेमियास, ये हमारे यहाँ नहीं होता। पीकन भी इंपोर्ट होके आता, हमारे यहाँ नहीं होता। कैनोला ऑयल, कैनोला ऑयल आजकल कई तेलों में इस्तेमाल होता है, जैसे एक सफोला ब्रांड है जिसमें कैनोला ऑयल है, और भी कई ऑयल है जिसमें कैनोला ऑयल मिला करके बना रहे हैं, मिश्रण तेल का बनाते हैं। एवोकाडो, वही मैंने कहा हमारे यहाँ नहीं होता, ये फल है जो कि विदेशों में होता है। नट बटर, जैसे पीनट बटर, पीनट बटर में मुफा रिच होता है। आलमंड बटर, उसमें भी मुफा रिच होगा। ऑलिव्स, ऑलिव्स खाइए चाहे ऑलिव ऑयल, उसमें मुफा ज्यादा होगा। इसमें ओलेइक एसिड होता है, जो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओलेइक एसिड होता है। क्या कर रहे हैं? अब वो फल, अब वो तेल जिसमें मुफा ज्यादा होता है, पॉलीअनसैचुरेटेड, यानी ठीक दो या दो से ज्यादा जगह पर अनसैचुरेशन। नहीं करती पेट तो मैं अखरोट, पूछती ना। ठीक थी, बस ये सनफ्लावर ऑयल, मासी के पास यानी सूरजमुखी का तेल, फ्लैक्स सीड, तीसी का तेल, फिश, खास करके समुद्री फिश, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन का तेल, इसमें पूफा ज्यादा होता है, और सेफ्लॉर ऑयल। ये सारे तेल मार्केट में उपलब्ध हैं। ज्यादातर ये तेल मिश्रण में उपलब्ध है। सोयाबीन ऑयल तो सोयाबीन ऑयल के तौर पे मिलता है, सनफ्लावर ऑयल भी सनफ्लावर ऑयल के तौर पे मिलता है। कई बार इन तेलों का सम्मिश्रण करके भी कुछ कंपनियां तेल के ब्रांड्स बना करके बेच रही हैं। इसमें लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, EPA, DHA, ये तमाम तरह के एसिड होते हैं। इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6, यानी पहला जो अनसैचुरेशन है वो तीसरे नंबर पे कार्बन एटम पे है, तो हम कह देते हैं ओमेगा 3। छठवें नंबर पे तो ओमेगा 6। इसका भी अनुपात बहुत जरूरी है। कुछ जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है उसमें ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा है, जैसे सोयाबीन तेल, सनफ्लावर तेल। तो अगर ओमेगा 6 बहुत ज्यादा है आपके भोजन में, ओमेगा 3 कम है, तो वो आपके लिए अहितकर है। तो इसका भी एक अनुपात होना चाहिए कि ओमेगा 6 इज टू ओमेगा 3, 6:1 से ज्यादा का अनुपात ना हो। यानी ओमेगा 6 अगर 6 है तो ओमेगा 3 कम से कम एक हिस्सा होना चाहिए। ओमेगा 6 अगर 4 है तो बहुत अच्छा है, ओमेगा 3 आपका कम से कम 1 होना चाहिए। ओमेगा 6 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो स्वास्थ्य के लिए अहितकर हो जाता है। अब मैं कुछ, तो ये हमने कहा ओमेगा 3 ओमेगा 6 की बात की मैंने आपसे। तो ओमेगा 6 फैटी एसिड के जो रिच सोर्स हैं, सोयाबीन तेल, रेपसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल। तो अगर आप बहुत ज्यादा सोयाबीन का ही तेल इस्तेमाल करते हैं तो आप ओमेगा 6 ज्यादा ले रहे हैं, वो उतना हितकर नहीं है। लेकिन चूंकि सोयाबीन, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सोयाबीन की उपज बहुत ज्यादा होती है। और अमेरिका में सोयाबीन, क्योंकि वहाँ डीप फ्राइड चीजें बहुत खाते हैं लोग, फ्रेंच फ्राई, ये सब चीजें, तो और ये सस्ता पड़ता है उनको, तो सोयाबीन का तेल बहुत ज्यादा इस्तेमाल, इसका स्मोक पॉइंट ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर पर भी ये जलता नहीं है। तो इसलिए फ्राइंग करने के लिए अमेरिका में सोयाबीन का तेल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसके प्रति अब जागरूकता बढ़ रही है। और वहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें ओमेगा 3 की भी मात्रा रहे, और ये जो रेशियो ओमेगा 6 का बहुत ज्यादा है ये नीचे आ जाए। ओमेगा 3 हमने कहा है समुद्री जो मछलियां होती हैं उनमें। वेजिटेरियन सोर्स में चिया सीड, चिया सीड एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, जिसे कि आप भोजन में मिला करके, वैसे भी पानी में भिगो करके आप ले सकते हैं डेली, अपना ओमेगा 3 का लेवल बढ़ाने के लिए। हेम्प सीड, भांग हो गया जो इस्तेमाल नहीं होता। फ्लैक्स सीड, तीसी का तेल या तीसी, आप वैसे तीसी के लड्डू, तीसी अब लड्डू खाएंगे डायबिटिक है तो फिर उसमें आपके चीनी भी आ जाएगा। आप तीसी, वैसे रोस्टेड तीसी आजकल मार्केट में बहुत उपलब्ध है, आप रोस्टेड तीसी 2 चम्मच रोज फाँक सकते हैं। कुछ जो कॉमन ऑयल है जो मार्केट में उपलब्ध है, पाम ऑयल, ये मलेशिया से बहुत ज्यादा भारत में इंपोर्ट होता है, और इसका उपयोग कई तरह के ऑयलों में, तेलों के में बनाने में सम्मिश्रण के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि 50% सैचुरेटेड फैट होता है, और हमें 7% से ज्यादा सैचुरेटेड फैट से एनर्जी नहीं लेनी है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा। मस्टर्ड ऑयल, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण तेल है, क्योंकि ये हमारे भारत का तेल है। भारतीय उपमहाद्वीप में मस्टर्ड ऑयल बहुत ज्यादा उपयोग में आता है, और जब तक ये रिफाइंड ऑयल का जो चलन नहीं था तो मस्टर्ड ऑयल ही सबसे अधिक लोग इस्तेमाल करते थे, और आज भी लोग करते हैं मस्टर्ड ऑयल। इसमें इसका एक बहुत ही स्पेशल फैटी एसिड कंपोजिशन होता है,
इसमें 20 से 28% ओलेइक एसिड जो कि मूफा है, 20 से 28% मूफा होता है, 10 से 12% पूफा लिनोलेइक एसिड, 9 से 9% लगभग लिनोलेइक एसिड, ये भी पूफा है। इसमें जो एक चीज पाई जाती है जो किसी अन्य तेल में नहीं है, वो 30 से 40% एरुसिक एसिड। ये एरुसिक एसिड अन्य किसी वेजिटेबल ऑयल में नहीं है, ये सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में पाया जाता है। लेकिन ये एरुसिक एसिड एनिमल्स के द्वारा, मनुष्य द्वारा पाच्य नहीं होता है, ये पचता नहीं है, ज्यादातर ये बिना पचे निकल जाता है। लेकिन जो भी शरीर में जाता है, ये तमाम शोध हुए हैं कि ये हृदय के लिए अहितकर है, हृदय के स्वास्थ्य को ये नुकसान पहुंचाता है। और इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए आप देखेंगे, मैंने कहा ना 60% इसमें मोनोअनसैचुरेटेड ओलिक एसिड है, 42% यूरिक एसिड एंड 12% ओलिक एसिड। ये दो एसिड है जो कि मूफा है, और बाकी मैंने आपको बताया कि पूफा है और इसमें एरुसिक एसिड है। एरुसिक एसिड को देखते हुए ही यूएस ने अपने यहाँ मस्टर्ड ऑयल के इंपोर्ट पे प्रतिबंध लगा रखा है, सिवाय कुछ ऐसे मस्टर्ड ऑयल जिनमें की एरुसिक एसिड की मात्रा कम कर दी गई है, उनको वो इंपोर्ट करने की अनुमति देते हैं, अदरवाइज उनके यहाँ मस्टर्ड ऑयल आपको इंपोर्ट नहीं होता, इसी दृष्टिकोण से। लेकिन ऐसा नहीं कि मस्टर्ड ऑयल एकदम ही अहितकर है, इस पे डॉक्टर सत्तूर साहब कुछ बाद में और विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। अब मूंगफली का तेल, ये मध्य भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये आंध्रा का कुछ हिस्सा, ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ मूंगफली की उपज बहुत ज्यादा होती है, और मूंगफली का तेल जिसे मीठा तेल कहते हैं, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। मूंगफली के तेल में भी आप देखेंगे तो ओलेइक एसिड जो कि मूफा है 45 से 53%, तो मूफा का ये अच्छा स्रोत है। लिनोलेइक एसिड जो कि पूफा है 27 से 32%, पामेटिक एसिड जो कि सैचुरेटेड फैट है 11 से 14%। तो ये एक अच्छा तेल है, और इसमें विटामिन ई भी होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। सोयाबीन ऑयल, इसमें मैं चर्चा कर चुका हूं। सोयाबीन ऑयल इज कंपोज्ड ऑफ 5 फैटी एसिड्स, इसमें पामेटिक एसिड जो कि सैचुरेटेड है, स्टेरिक एसिड, ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, ये सब है। रेशियो अल्फा लिनोलेइक एसिड जो ये मूफा है, तो ये अल्फा लिनोलेइक एसिड और लिनोलेइक एसिड का जो रेशियो जो मैं कह रहा था 6:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 4, ये 6 से भी ज्यादा है सोयाबीन में। इसलिए सोयाबीन का तेल स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, ये मोटापा पैदा करता है, इससे वजन बढ़ता है, तोंद निकलती है, आपके रक्त वाहिनियों के लिए नुकसानदेह है ये बहुत ज्यादा सोयाबीन का तेल का प्रयोग। लेकिन कमर्शियल वे में आप किसी भी शॉप पे जाएंगे जहां तेल में चीजें फ्राई होती हैं, समोसा हो, मटरी हो, नमकीन हो, वो ज्यादातर सोयाबीन का तेल इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का तेल, ये एज सच भी उपलब्ध है मार्केट में, और राइस ब्राउन ऑयल का कॉम्बिनेशन भी मार्केट में उपलब्ध है। तो राइस ब्राउन ऑयल, धान की जो भूसी निकलती है, जब हम राइस की पॉलिशिंग करते हैं, व्हाइट राइस बनाते हैं, तो जो उसकी भूसी निकलती है ब्राउन, उससे ये तेल निकाला जाता है। इसमें सैचुरेटेड फैट 22% है, ओलेइक एसिड जो कि अनसैचुरेटेड मूफा है ये 43% है। तो ये एक अच्छा सोर्स है, ये तेल का एक अच्छा स्रोत है। सैचुरेटेड फैट, अब सैचुरेटेड फैट जिसमें कि सारे कार्बन आइटम आपके सैचुरेटेड है, संतृप्त है, सारे हाथ उनके बंधे हुए हैं। तो एनिमल ओरिजिन के जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, है बटर है, लार्ड है, यानी जानवर के शरीर से सीधे निकाला हुआ फैट, और जो वेजिटेबल फैट है उसमें पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये 2 मेन सोर्स हैं सैचुरेटेड फैट के। एनिमल फैट में कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो वेजिटेबल ऑयल में नहीं होता, वेजिटेबल ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल एनिमल सोर्स का चीज है। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल के विज्ञापन में अक्सर ये नीचे दिखाते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री, मूंगफली के तेल में कोलेस्ट्रॉल कहां से आएगा भाई जब वो एनिमल ओरिजिन का है ही नहीं। तो ये सिर्फ एक भ्रम फैलाने के लिए और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कि देखिए हमारे तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। किसी भी वेजिटेबल ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल एनिमल सोर्स से आता है। लेकिन ये एक सेलिंग गिमिक है, ये विज्ञापन करने का अपना एक तरीका है, भरमाने का। अब मैं आता हूं घी के ऊपर, देसी घी, इस पे 2 शब्द कहूंगा क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल आयुर्वेद में भी देसी घी की महत्ता बताई गई है, लेकिन हमने देसी घी को एकदम त्याज्य कर दिया। जब से ये हुआ कि ये देसी घी इससे हार्ट डिजीज होती है, तेल खाओ, तेल में भी फिर आ गया क्या, वो पूफा रिच, N6 रिच तेल, सोयाबीन, सनफ्लावर तेल का उपयोग ज्यादा होने लगा। बाद में लोगों ने देखा कि इससे भी हार्ट डिजीज कम नहीं हो रहा है, तो फिर इस पर रिसर्च हुआ कि N6 N3 का रेशियो देखना शुरू किया। तो मैं घी पे बात करता हूं। सबसे तो पहले मैं एक मोटा आपके लिए एक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक प्रश्न रखता हूं।
कितने दूध से 1 लीटर घी या 1 किलो घी बनता है। मैंने नेट पे जाके सर्च किया क्योंकि मैं घी बनाता नहीं हूं, तो नेट पे मुझको 2 जगह से 2 ये कंटेंट मिले कि गाय, एक तो मैंने गाय के घी का निकाला, गाय के 25 से 35 लीटर दूध से 1 किलो घी निकल आता है। दूसरा है जैसे भैंस के 12 से 16 लीटर दूध से 1 किलो घी निकल आता है, गाय के 25 से 35 लीटर दूध से 1 किलो घी निकल आता है। अब हम कहते हैं आप गाय का 20 लीटर ही मान लीजिए कि 20 लीटर से 1 किलो दूध, 1 लीटर आपका, लीटर में अगर आप निकालते हैं तो किलो में लगभग 900 ग्राम आ जाता है, घी बनता है। गाय का दूध 1 लीटर इस समय मैं जो लेता हूं 80 रुपए लेता हूं, तो 20 लीटर पे अगर हम मान लें तो 1 लीटर घी बनाने के लिए 1600 रुपए का तो दूध हो गया। अब इस पे आप इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करेंगे, और मार्केट में जितने भी घी उपलब्ध हैं, जो ये भी क्लेम करते हैं कि शुद्ध देसी गाय का घी है, वो मैक्सिमम 500 रुपए किलो उपलब्ध है। तो जब दूध की कीमत 1600, 1700, 1800 रुपए आ रही है, तो 500 में आपको कैसे घी मिलता है, ये एक यक्ष प्रश्न है। शायद डॉक्टर शत्रु भी इसका उत्तर देंगे, और आप लोग भी सोचिए। भैंस का दूध ले लीजिए तो ठीक है, वो 1200 रुपए में आपका 1 लीटर घी तैयार हो जाएगा, लेकिन ये कैसे 400 रुपए लीटर, 500 रुपए लीटर में घी मिल जाता है, ये मेरे लिए बहुत एक सोचने वाला विषय। मैं इसका उत्तर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, कैसे आखिर ये कैसे बेचते हैं और कहते हैं शुद्ध। अब हम घी पे आ जाएं। घी बनाने का 2 तरीका है। जो कमर्शियली वायबल तरीका है, जिसमें कि आप कमर्शियली सस्ता घी बना सकते हैं, वो है कि दूध को सीधे आपने दूध को फेंट करके, विप करके उसका क्रीम निकाल लिया, और उस क्रीम को फिर आपने जला करके उसका आपने घी बना लिया, वो सस्ता पड़ता है। दूसरा, जो आयुर्वेद में जिस घी का जिक्र है, वो क्रीम से घी का जिक्र नहीं है। आयुर्वेद में जिस घी का जिक्र है वो बिलौना घी, यानी वो घी जो दही, जमे हुए दही को मथ करके, उसकी मलाई को निकाल के मथ करके जो फैट निकला है, जो मक्खन निकला है, उससे जो घी बना है, उस घी की चर्चा की गई है। यानी कि वो घी फर्मेंटेड घी है। दही जमाने के बाद, फर्मेंट होने के बाद जो मक्खन बना, उससे जो आपने घी निकाला, वो घी देसी गाय का असली घी है, आयुर्वेदिक शास्त्रों में वर्णित घी है। इस घी में ब्यूटायरिक एसिड, ये भी एक फैटी एसिड है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। फैटी एसिड को उनके कार्बन, कितने कार्बन है उस चेन में, उसके हिसाब से शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन, अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो ब्यूटायरिक एसिड एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है जो देसी घी में उपलब्ध होता है, और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, हमारे आंतों के उन बैक्टीरिया के लिए जो हमारे आंतों के स्वास्थ्य को दुरुस्त रखते हैं, भोजन को पचने में सहायता करते हैं, कुछ विटामिन वगैरह भी बनाते हैं, उनका मुख्य भोजन है। अगर उनको ब्यूटायरिक एसिड मिलता है तो हमारे पेट के लाभकारी बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, हमारे पेट का स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारा पाचन अच्छा होता है। तो देसी घी अगर आप लिमिटेड अमाउंट में, दायरे में खाते हैं, जो कि ट्रेडिशनल तरीके से बनाया गया है, क्रीम वाला घी नहीं, क्रीम वाले घी में ब्यूटायरिक एसिड नहीं होता, तो वो घी आपके आंतों के लिए, आपके बैक्टीरिया के लिए, आंतों के बहुत लाभकर होता है। लेकिन अगर आप असली बिलौना घी लेना चाहेंगे, नेट पे आप जाएंगे, गिर गाय का असली बिलौना घी आपको 3000 से 4000 रुपए किलो के हिसाब से उपलब्ध है, वो 400 में उपलब्ध नहीं है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपने घर में जब दूध उबालें, दूध उबाल कर ठंडा करें, उसको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रख देंगे, उसकी मलाई जम जाएगी, उस मलाई को निकाल करके एक जगह इकट्ठा करते जाएं, उसमें थोड़ा दही डाल दें। जब मलाई अच्छी खासी इकट्ठी हो जाए और फर्मेंट हो जाए, फिर उसको मथ करके उससे मक्खन निकाल के उसका घी बना लें आप। वो घी लगभग वैसा ही होगा जैसा कि ट्रेडिशनल घी बनाया जाता है। तो ये रहा घी के बारे में। अब एक अंत में मैं आता हूं रिफाइंड वर्सेस कोल्ड प्रेस ऑयल। अक्सर आजकल चलन क्या है कि लोग दुकान पे जाते हैं और कहते हैं कि 1 किलो रिफाइंड दे दो। अब दुकानदार, अब आपने कहा, आप गए, आपने कहा 1 किलो रिफाइंड तेल दे दो। अब रिफाइंड तेल से क्या मतलब है?
1 किलो मूंगफली का रिफाइंड तेल दे दो, 1 किलो सोयाबीन का रिफाइंड तेल दे दो, 1 किलो सूरजमुखी का रिफाइंड तेल दे दो, कौन सा रिफाइंड तेल दे दो। अब ये दुकानदार के ऊपर है कि उसको जिसमें मार्जिन ज्यादा है, जो उसके दुकान पे है, वो आपको पकड़ा देगा, और ज्यादातर वो सोयाबीन का तेल या सनफ्लावर ऑयल आपको पकड़ाएगा, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि हमें कौन सा रिफाइंड तेल चाहिए। अब ये रिफाइंड ऑयल होता क्या है और कोल्ड प्रेस ऑयल क्या होता है? कोल्ड प्रेस ऑयल ऐसे समझ लें कच्ची घानी का तेल। कोई भी वस्तु जिससे आप तेल निकालने वाले हैं, बीज है, नट है, उसको जब आप 40 डिग्री से कम तापमान पर उसको प्रेस करते हैं, एक्सपेलर में निचोड़ते हैं, उससे जो तेल निकलता है उसे हम कहते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल। लेकिन इस कोल्ड प्रेसिंग में लगभग 20 से 25% ऑयल उस खली में रह जाता है, आप पूरा तेल नहीं निकाल पाते। कई बार क्या होता है कि एक बार प्रेसिंग करते हैं, एक बार जैसे गन्ना आपने एक बार डाला, फिर दोबारा गन्ने को मोड़ के दोबारा डालते हैं कि फिर और रस निकाल लें, उसी तरह से खली को फिर एक बार दोबारा डाल करके फिर दोबारा प्रेस किया जाता है, उसे हम कहते हैं सेकंड प्रेस ऑयल। तो ऑलिव ऑयल में जब पहली बार फर्स्ट प्रेस ऑयल निकलता है दैट इज एक्स्ट्रा वर्जिन, फिर सेकंड प्रेस ऑयल निकलता है वर्जिन, फिर जो खली बचती है उसको फिर रिफाइन करके जो तेल निकालते हैं वो हो जाता है पोमेस ऑयल। उसी तरह से मूंगफली का तेल है, आपने पहली बार प्रेस करके निकाला कोल्ड प्रेस से, वो जो तेल निकला उसकी गुणवत्ता कुछ और होगी। अब जो खली बच गया उसमें फिर हम रिफाइनिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं ताकि उसमें से बचा कुचा तेल भी हम निचोड़ लें, ताकि प्रति क्विंटल हमारे जो तेल की मात्रा है वो हम बढ़ा लें। तो जब आप उतने ही नट्स में से ज्यादा तेल निकालेंगे तो आपके तेल की कीमत कम हो जाएगी, तो आप मार्केट में सरवाइव करेंगे। तो इसके लिए रिफाइनिंग प्रोसेस लाया गया। इस रिफाइनिंग प्रोसेस में लंबा प्रोसेस होता है। इस रिफाइनिंग प्रोसेस में करते क्या है कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है हेक्सेन, हेक्सेन में उस खली को तोड़ करके उसका पाउडर बना करके हेक्सेन में घोला जाता है, और वो जो घोल तैयार होता है जिसे स्लरी कहते हैं, फिर इसकी डिस्टिलेशन प्रोसेस की जाती है, इसको डिस्टिल किया जाता है और इसको गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो उससे ये हेक्सेन उड़ता है और तेल अपने साथ अलग कर लेता है उस खली में से, और फिर हेक्सेन को और तेल को अलग अलग किया जाता है। तो इस प्रकार इस रिफाइनिंग प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। तो रिफाइनिंग का मतलब ये नहीं कि तेल में से आपने कुछ खराब चीजें निकाल करके उसको और शुद्ध कर दिया है, उसका शुद्धिकरण कर दिया है, उसको रिफाइन कर दिया है। नहीं, रिफाइनिंग का मतलब ये कि आपने जो घोल तैयार किया था उसको रिफाइन किया, उसमें से तेल अलग किया है। तो इस रिफाइनिंग प्रक्रिया में तापमान ज्यादा हो जाता है, 40-45 डिग्री नहीं रहता, वो 80-90-100 डिग्री तक पहुंचता है। तो उससे बहुत से वोलाटाइल ऑयल जो तेल में होते हैं, जैसे मूंगफली का तेल अगर आप रिफाइन कर देंगे तो विटामिन ई नष्ट हो जाएगा, उसमें बहुत से और जो फाइटोफिनॉल्स है वो नष्ट हो जाएंगे, उसकी सुगंध चली जाएगी। तो रिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसकी ब्लीचिंग करते हैं, उसको रंगहीन और गंधहीन कर देते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, फिर डिओडराइज कर देते हैं। तो रिफाइंड ऑयल एक तरह का आप समझिए कि सिर्फ तेल की कीमत कम हो जाए, हम खली में थोड़ा भी तेल ना छोड़ें और हम ज्यादा से ज्यादा तेल निचोड़ लें, उसकी एक प्रक्रिया है। तो रिफाइंड ऑयल इज नॉट ए बेटर ऑयल एज कंपेयर टू कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। लेकिन अब कोल्ड प्रेस ऑयल आपको मार्केट में जनरली कहीं किसी दुकान पे मिलेगा नहीं। आप किसी भी दुकान पे जाए, उससे कहें कि भाई हमको मूंगफली का कोल्ड प्रेस ऑयल दे दो, तो दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी वो बिकती नहीं है, कीमत ज्यादा है, तो वो बिकती नहीं है, तो इसलिए वो रखता नहीं है। नेट पे अगर आप जाके प्राइस सर्च करेंगे तो 1 लीटर मूंगफली का जो तेल है रिफाइंड, वो अगर आपको 170-180 रुपए लीटर है, तो जो कोल्ड प्रेस है वो 320-360 रुपए तक है। सोयाबीन जो कि रिफाइंड 120-130 रुपए में है, वो 230 रुपए में कोल्ड प्रेस है। तो कोल्ड प्रेस ऑयल महंगा हो जाता है क्योंकि उसमें यील्ड कम है, लेकिन उसमें तेल की गुणवत्ता बनी रहती है, तेल में जो तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो प्रचुर मात्रा में रहते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभकर होता है। तो जब भी आप रिफाइंड लेने जाएं, अगर आप कोल्ड प्रेस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप नेट पे जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आप रिफाइंड लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप मूंगफली का रिफाइंड तेल खरीद रहे हैं या सोयाबीन का खरीद रहे हैं या सनफ्लावर का खरीद रहे हैं। ये नहीं कि बस गए एक लीटर हमको रिफाइंड दे दो,
है ना, एक पैकेट सर्फ दे दो, अब सर्फ की जगह उसने निरमा दे दिया, घड़ी दे दिया, कुछ भी दे दिया, आपने भी कहा कि हाँ सारे डिटर्जेंट सब सर्फ है, सारे तेल रिफाइंड सब एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है। अब अंत में आता है कि फिर हम कौन से तेल का प्रयोग करें, इस पे बाद में सॉरी अब हम पीछे, तो अब हम तेल का कैसे प्रयोग करें, ये तो इतना मैंने पढ़ा दिया आपको, कंफ्यूज कर गए आप। सबसे होशियारी इसमें है कि किसी एक तेल पर आप निर्भर ना रहें। जैसे आप खाली सोयाबीन का तेल खाते हैं तो आपका N6 ज्यादा हो जाएगा, तो स्वास्थ्य के लिए लाभकर नहीं है। खाली देसी घी खाते हैं तो आप सैचुरेटेड फैट ज्यादा लेंगे, वो भी उतना स्वास्थ्यकर नहीं है। खाली मस्टर्ड ऑयल खाते हैं तो उसमें भी मैंने आपको दिखा कि एरोसिक एसिड होता है, वो भी स्वास्थ्य के लिए उतना लाभकर नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज ये कि तेल का मिश्रण इस्तेमाल करें। कुछ चीजों में आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें, चोखा बनाना है सरसों का तेल डालें, अचार बनाना है सरसों का तेल इस्तेमाल करें, दाल में तड़का लगाना है आप देसी घी का लगा सकते हैं, फ्राई करना है कोई चीज आप मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर लें या राइस ब्रांड ऑयल इस्तेमाल कर लें। तो आप एक तेलों का सम्मिश्रण रखें, जिससे ऑलिव ऑयल आप सलाद के ऊपर ऑलिव ऑयल डाल करके उसको ड्रेस करके खाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी एक शीशी रखें, ऊपर से डाला सलाद के ऊपर टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, उसको खा लिया आपने। तो जब आप तेलों का सम्मिश्रण इस्तेमाल करेंगे तो कोई चीज अगर कहीं N3 घट रहा है तो कहीं N6 घट रहा है, कहीं आपको जो है सैचुरेटेड मिल रहा है तो कहीं आप मुफा पुफा ज्यादा ले रहे हैं, तो आपका एक बैलेंस बना रहेगा। लेकिन कैच पॉइंट ये है कि कोई भी तेल लें, ऊर्जा 30% से ज्यादा आपको नहीं लेनी है। तो अगर आपको 200 कैलोरी का डाइट आपका है, मान लीजिए आप दिन भर में 200 कैलोरी खाते हैं, तो उसका 30% कितना हो गया, 600 कैलोरी। तो 600 कैलोरी से ज्यादा आपको फैट से नहीं लेना है, यानी लगभग 40 ग्राम के आसपास आपको फैट से ज्यादा नहीं लेना। इसमें यह भी ध्यान रखिए कि कुछ फैट हैं जो दृश्य हैं, जो तेल हो तो आपको दिखता है, कढ़ाई में डाला, मक्खन आपने ब्रेड पे लगाया, बहुत सी अदृश्य वसा भी आप भोजन में लेते हैं। जैसे अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो उस मांस के साथ भी कुछ वसा आएगा, अंडा खा रहे हैं उसमें भी वसा आएगा, तो उसको भी ध्यान में रखिए। तो तेल आप 3 चम्मच से ज्यादा डेली अपने प्रयोग में न लें, 30 ml से ज्यादा, 3 चम्मच है, 30 ml से ज्यादा, 6 चम्मच से ज्यादा न लें, तो बाकी इधर उधर से भी जो आप फैट ले रहे हैं वो कंपनसेट हो जाएगा। तो अब हम इसके बाद आते हैं गुर्दा रोग में भोजन। ये एक लोगों ने मुझसे कहा था कि थोड़ा सा इसको आप कवर कीजिए, हमारे साथ छवि जी भी जुड़ी हैं, तो मैं फिर बाद में उनसे भी कहूंगा कि वो कुछ अपना प्रकाश डालेंगे कि वो मेदांता में सीकेडी के पेशेंट्स में, गुर्दा रोग वाले पेशेंट्स में वो लोग क्या वहां प्रिस्क्राइब करते हैं एज ए डाइटिशियन। गुर्दा रोग में देखिए हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी होती है। एक तो क्रिएटिनिन भागता, क्योंकि गुर्दे की पेशाब बनाने की क्षमता, खून को छानने की क्षमता कम होती जाती है, क्योंकि वो जो छन्नियां होती हैं जिनको कि हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, उन छन्नियों की संख्या कम हो जाती है, तो पेशाब कम बनता है। तो पेशाब कम बनता है तो एक तो पानी फिर हमें कम पीना है, क्योंकि हम उतना पानी हम छान के निकाल नहीं पाएंगे, तो पानी के ऊपर ध्यान देना होता है कि हम ज्यादा पानी न पिए। अब दूसरा, जब पेशाब कम बनता है और गुर्दे की कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है तो ब्लड में 2-3 चीजें बढ़ने लगती हैं। फास्फोरस बढ़ने लगता है और पोटेशियम बढ़ने लगता है, सोडियम बढ़ने लगता है। सोडियम ज्यादा बढ़ेगा तो उच्च रक्तचाप होगा, पोटेशियम ज्यादा बढ़ेगा तो ये हृदय की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। तो ये दोनों, और फास्फोरस ज्यादा बढ़ेगा तो ये बोन के, हड्डियों के लिए घातक होता है। तो ये तीनों चीजें हमें बढ़ने नहीं देनी है। तो हमें ऐसे भोजन का चयन करना है जिसमें कि ये तीनों चीजें न बढ़े। अब आप यहाँ देखेंगे विशेष करके कि जो चीज हमने शुरू में बात की वो गुर्दा रोग में ठीक उल्टी हो जाती है। जैसे डार्क कलर सोडा, सोडा तो पीना ही नहीं चाहिए, कोई भी कोला ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप पीते हैं तो इसमें फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आप कोला पीते हैं तो फास्फोरस बढ़ेगा। कैंड फूड, जितने भी टिन्ड फूड आते हैं पहले से, जिनकी कैनिंग की गई है, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए सोडियम डाला जाता है उसमें। तो अगर आप कैंड फूड खाते हैं, कोई भी टिन्ड फूड, तो सोडियम की मात्रा बढ़ेगी। तो अगर आपको गुर्दे की समस्या है तो टिन्ड फूड भी अवॉइड कीजिए, उसे न खाइए। पहले से जो प्री कुक्ड, आजकल तमाम आप विज्ञापन देखते होंगे कि पहले से प्री कुक्ड समोसे, टिकिया, फिंगर चिप्स,
ये सब प्री कुक्ड आ रहे हैं कि बस खैर आप फ्रिज में रखे रहिए, जब मेहमान आ गया आपको खाना फाड़ा एक पैकेट, तेल में डाला, फ्राई किया निकाल करके और खा लिया। और बच्चे कहते हैं कि अरे मम्मी ये तो एकदम होटल जैसा स्वाद आ रहा है। ये विज्ञापन दिखा होगा, अपना मैं ब्रांड नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं इसमें सोडियम बहुत ज्यादा होता है, तो इससे आपको बचना है। होल व्हीट ब्रेड, जिनको किडनी समस्या नहीं उनके लिए तो बहुत ही हितकर है होल व्हीट, क्योंकि उसमें आपने प्रोसेसिंग कम की है। मल्टीग्रेन ब्रेड, प्रोसेसिंग कम की है, मैदे के मुकाबले उसमें रेशे ज्यादा है, लेकिन जितने भी वो अनाज जिसमें छिलके होंगे और रेशा होगा उसमें पोटेशियम और फास्फोरस, ये दो चीज ज्यादा होगा। इसलिए अगर आपको किडनी की समस्या होगी, क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है, तो आपके लिए फिर व्हाइट ब्रेड ज्यादा हितकर है, सूटेबल है, रादर देन होल ग्रेन या मल्टीग्रेन ब्रेड के। फिर आपको खड़े दाल का प्रयोग नहीं करना है, आप सादा छिलके वाली दाल, बिना छिलके वाली दाल का प्रयोग करें। ब्राउन राइस, फिर वही ब्राउन राइस में भी चूंकि उसके ऊपर उसका हस्क लगा हुआ है तो उसमें पोटेशियम और फास्फोरस बढ़ जाएगा, तो अरवा चावल का प्रयोग करना है, पॉलिश राइस का प्रयोग करना है। यहाँ हर चीजें देखिए उल्टी होती जा रही है। एक सामान्य जो हमने शुरू में बताया था हितकर भोजन, केले में बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, तो अगर पोटेशियम बढ़ा रहता है, आपका किडनी डिजीज है, सीरम क्रिएटिनिन आपका भागा रहता है, तो केले का भी सेवन कम करना है, नहीं करना। केले की सब्जी भी नहीं खानी है। डेयरी प्रोडक्ट, इनका भी प्रयोग कम करें, क्योंकि इसमें भी आपको फास्फोरस और पोटेशियम ज्यादा मिलेगा। ऑरेंज और ऑरेंज जूस, पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। प्रोसेस्ड मीट, बहुत से मीट प्रोसेस्ड आते हैं आजकल, जैसे टिक्किया क्या मैंने बताया, उसी तरह से प्रोसेस किए हुए मीट भी पैक करके आते हैं कि आप बस सीधे निकाले, आपने पकाया खा लिया, उसमें सोडियम बहुत ज्यादा होता है। जितने भी अचार हैं, वेज अचार, नॉन वेज अचार, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसके सेवन से भी आपको बचना होगा अगर गुर्दे की समस्या है। आलू और शकरकंद, स्वीट पोटैटो, पोटेशियम ज्यादा होता है। टमाटर, पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कहते हैं हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, लेकिन अगर गुर्दे की समस्या हो गई है तो साग का प्रयोग होशियारी से करना, कम करना है। और रेजिन मतलब किशमिश, डेट्स, छुहाड़ा, ये नट्स नहीं है, ये फल हैं जिनको कि ड्राई कर दिया गया है। तो इस तरह के जो ड्राइड फल हैं, कुछ एप्रिकॉट्स भी आजकल ड्राई मार्केट में आते हैं, तो ये जो फल जो है, फल में पोटेशियम ज्यादा होता है, आपने जब ड्राई कर दिया तो और कंसंट्रेट हो गया पोटेशियम, जल निकल गया है, ये कंसंट्रेटेड सोर्स है पोटेशियम का, तो इससे भी बचना है। क्या होशियारी रखें, अगर हमको साग खाना ही है तो क्या करना है, साग को उबाल लें, ब्लीच कर लें, गर्म खौलते पानी में डालें, थोड़ी देर छोड़ दें, निकाल लें, उसके बाद पानी निकाल दें और उस साग का प्रयोग करें, तो काफी कुछ पोटेशियम उसमें 50% पोटेशियम कम हो जाता है। उसी तरह से आलू के बड़े बड़े टुकड़े काट करके एक बार आप उबाल लें, 2 बार उबाल लें, उबाल के पानी निकाल दें, तो पोटेशियम 50% तक कम हो जाएगा। तो मेथी का साग खाना है, उबाल लें, निकाल करके तब प्रयोग करें, ये होशियारी होती है। तो इसके साथ मैं अब अपना स्लाइड अनशेयर करता हूं। और अब मैं डॉक्टर सत्तूर, मैं आपको इनवाइट करूंगा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड एनरिच अस विद योर विजडम। डॉक्टर सत्तूर, जैसे मैंने आपको बताया कि लिपिड सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकारिणी के सदस्य हैं और काफी कुछ ये वसा के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, लिपिड प्रोफाइल के ऊपर ये लोग कार्य करते हैं और अपने गाइडलाइंस देते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा सौभाग्य है। डॉक्टर सत्तूर प्लीज। आलोक जी, एम आई ऑडिबल? आप सुन रहे हैं मेरे मुझे? या ओके। आलोक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतने बढ़िया काम कर रहे हैं कि सभी पेशेंट्स को जो है, हम पेशेंट्स को देखते हैं, सिर्फ दवा लिख के देते हैं कई बार। बहुत से डॉक्टर जो है पर्सनल इंटरेस्ट जो आप ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू ऑन दिस ट्रेमेंडस जॉब कि संडे मॉर्निंग 6 दिन काम करके जो कई डॉक्टर मजे में जाते हैं ट्रिप के लिए,
और आप बैठ के पेशेंट्स को क्या खाना क्या नहीं खाना ये बोल रहे हैं, तो ऐसे कमिटेड लोग डॉक्टर्स जो हैं रियली कमेंडेबल है, सो आई कांग्रेचुलेट यू ऑन दैट। दूसरी बात है डॉक्टर साहब ने तो इतने बोल दिए हैं, और एक दो चीजें मुझे भी पता नहीं था जो आयुर्वेद के बारे में बोले, जो कुछ संस्कृत के जो मनुशास्त्र के कुछ शास्त्र बोले, जो बहुत बढ़िया है, बहुत ही स्टडी किए हैं उसके बारे में, और जो भी आयुर्वेद में हो या ऐसी सच बातें कही हैं उसमें, लेकिन हर बात को आयुर्वेद में जो भी लिखा है हर बात सच है वो आपको नहीं समझना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ शास्त्री जी जैसे हैं, आचार्य ऐसे हैं, कुछ डॉक्टर्स बहुत सीनियर जब होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के सर्वेंट से रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट में क्या क्या अच्छी चीजें नहीं है वो जैसे अपने किताब में लिखते हैं, वैसे कई डॉक्टर्स भी बहुत सीनियर होने के बाद ये मत खाओ वो मत खाओ, आयुर्वेद में ये बताया गया है, सभी सच नहीं है। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब बोले कि वो जमाना अलग था, लेकिन बेसिक ट्रुथ जो है, जैसे कि भगवान है, ये ट्रुथ है, लेकिन ये ट्रुथ जो है आयुर्वेद में जैसे बताया गया है कई हजारों साल पहले, वो और कोई शास्त्र में नहीं है। और हमारे कई जो मेडिकल एडवांसमेंट है वो आयुर्वेद पे ही, जैसे कि समझे योगा है, योगा हमारे बच्चे जो है जो भी है किधर करते थे, जब इंटरनेशनली फेमस हो गया तो इंडिया में सभी चालू कर दिए उसको। तो ऐसे जो आयुर्वेद की फाउंडेशन से बना है वो सभी ट्रूथ है, लेकिन साइंटिफिकली जो हमने प्रूव किया है कि ये सच नहीं है, उसको आपको नहीं मानना है। ओके, वो बोलने के बाद डॉक्टर गुप्ता जी ने मुझे ऑयल के लिए बताया है, मैं 5-10 मिनट में खत्म कर लूंगा क्योंकि उनके और कई स्पीकर्स हैं। ऑयल्स जो भी उन्होंने बताया है बहुत बढ़िया चीज से बताया है। आप बहुत सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें ऑयल यूज करने में। सभी म्यूफा, प्यूफा, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड सभी बोल दिए आपको, लेकिन ये सभी याद रखना डॉक्टर लोगों को भी मुश्किल है। कहीं आइडियल ऑयल नहीं है, आदर्श, जैसे जोक में बोलते हैं आदर्श पति आदर्श पत्नी नहीं है, वैसे आदर्श ऑयल भी नहीं है। देयर इज नो आइडियल ऑयल। तो जो भी आप ऑयल चुनते हैं उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू से सुनना है, लेना है। तो हमने जो जांच की है, फॉर एग्जांपल जैसे गुप्ता जी ने भी बोला है, लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हमने जो है सभी भारतीय लोगों को लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए हमने एक 2020 नवंबर में रिलीज किया है। यही जो हमने रिलीज किया है ये लाखों डॉक्टर लोग इंडिया में और कैसे साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं जैसे कि बांग्लादेश, ताइवान, ये सभी सिलोन, ये सभी ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनका जो है हार्ट अटैक प्रोबेबिलिटी हो जो भी हो वो मोर और लेस हमारे सर का है। सो 3 ऑयल आपको इस्तेमाल करनी है। पहले जरा 6 महीने के 1 बरस पहले जो बात थी अभी नहीं है, अभी बहुत चेंज है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 3 ऑयल डॉक्टर साहब ने बता दी है। एक है मस्टर्ड ऑयल, दूसरी है ग्राउंडनट ऑयल, तीसरी है राइस ब्रान ऑयल। ये आइडियल ऑयल है हमारे पास। तो आप मेरे को पूछ सकते हैं अरे सोयाबीन इस्तेमाल करना है या नहीं, सेसमी ऑयल इस्तेमाल करना है नहीं, कर सकते, लेकिन म्यूफा प्यूफा परसेंटेज जो है आइडियल नहीं होते भी, आदर्श नहीं होते भी, ये ऑयल में रिलेटिवली अच्छे रेशियो में है। तो ये रेशियो हम ढूंढ के ये 3 ऑयल फॉर इंडियंस हमने प्रिस्क्राइब किया है। ग्राउंडनट ऑयल जो मूंगफली तेल बोलते हैं वो सभी जगह में है, इंडिया में मिलता है। और बहुत बढ़िया चीज ये है ग्राउंडनट ऑयल के बारे में, वॉलनट हिंदी में क्या बोलते हैं आप, गुप्ता साहब बोलेंगे आपको। अखरोट, अखरोट सर, अखरोट, या अखरोट एक इतनी बढ़िया चीज है, उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स, इफ यू ईट 15 से 20 अखरोट अगर हर रोज खाए
तो हार्ट अटैक की संभावना ऑलमोस्ट 20% कम हो जाती है। इतनी बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। तो आप पूछेंगे उसके बाद क्या खाना है, क्योंकि बहुत कॉस्टली है। तो भगवान की दया से दो है, एक आलमंड्स बादाम और दूसरा पीनट्स। भगवान ने इतने हमको दी है, हम कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको वॉलनट खरीदने जरूरत नहीं है। अगर आलमंड्स आप नहीं खरीद सकते तो नहीं है, लेकिन आप खरीद सकते हैं तो जरूर आप खाए। आपकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर के लिए पैसा बैंक में न रखे, क्योंकि आपकी तबीयत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू कैन अफोर्ड, आप जरूर वॉलनट खाए, आलमंड खाए, अदरवाइज यू कैन ईट ग्राउंडनट्स। एक मुट्ठी ग्राउंडनट्स खानी है। आलमंड्स 20 to 25 पर डे खानी है। आप पानी में उसको ये करके भी खा सकते हैं। वॉलनट्स ऐसे ही अराउंड 15 खा सकते हैं। तो ये हो गई। लेकिन वॉलनट ऑयल वगैरह बहुत कॉस्टली है और वो प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी बहुत बुरी चीज इंडिया में कई औरतों में है कि ऑयल को रीयूज करें। रात में करते हैं, उसको कुछ रख लेते हैं, सुबह इस्तेमाल करते हैं। एक ही बार नहीं, रीयूज एंड रीयूज एंड रीयूज, इतने इस्तेमाल करते हैं। दूसरी रॉन्ग चीज कई औरतें करती हैं, नया तेल उसको ऐड कर लेते हैं, यानी नया तेल की जो भी अच्छी चीज है उसको भी निकाल देते हैं। रीयूजिंग ओल्ड ऑयल, एडिंग न्यू ऑयल टू द ओल्ड ऑयल, ये दो चीजें बहुत खराब है। और तीसरी, कई औरतें जब बाजार जाते हैं तो एक्सपायरी डेट नहीं देखते। ये अमेरिका ब्रिटेन थोड़ी है जहां एक्सपायरी डेट है तो फेंक देते हैं वो दुकान से बाहर। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली कई दुकानों में होता नहीं है ऐसा। तो इसलिए आप डेट को जरूर देखनी है और रीयूज नहीं करनी है। उसको ट्रांस फैटी एसिड्स बोलते हैं। ये ट्रांस फैटी एसिड्स ये डायरेक्ट हाईवे है हार्ट अटैक के लिए। तो आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट डे ऑयल, नॉट मोर देन वंस। ऑयल को रीयूज नहीं करनी है। और दूसरी बात है, अभी हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है। तो वाइफ जो है घर में बच्चों के लिए खाने के लिए शाम में आते वक्त भजिया या क्रीम बिस्किट्स वगैरह ऐसा लाती है जो शॉप्स में मिलती हैं। ये सभी ट्रांस फैट्स हैं। ये ट्रांस फैट्स आर डेंजरस फॉर चिल्ड्रन। तो औरतें जो हैं घर में ही जितना हो सके उतना पकाए। ये नहीं कि खाना नहीं है उसको, पिज्जा नहीं खाना नहीं है, समोसा नहीं खाना, वड़ा नहीं खाना, ऐसी बात नहीं है। उसको रेयरली यूज करे, नॉट मेक इट ए रेगुलर हैबिट। तो ये रही दूसरी बात। और तीसरी बात है, ये ऑयल कैसे इस्तेमाल करें। तो हमारे घर में हम क्या करते हैं, जो आजकल की ये है, हर एक मील के लिए तेल चेंज करें। यानी आपकी किचन में कम से कम 3 नमूने के तेल हो कभी टाइम पे। एट ए टाइम किचन में 3 नमूने के तेल हो। समझो भाजी के लिए एक तेल, चपाती या रोटी जो भी बना रहे हैं उसके लिए एक तेल, और एक तेल राइस जो भी प्रिपरेशंस बना रहे हैं उसके लिए एक तेल। हर मील को तेल चेंज करनी है। पुराना जमाना था जब हम बोलते थे चेंज ऑयल एवरी 3 months, वो अभी नहीं है। कीप 3 ऑयल्स एट ए टाइम इन द किचन। एक ही टाइम पे 3 ऑयल रखो किचन में और तीनों ऑयल दिन में इस्तेमाल करो। और रही बात दो लास्ट 2 मिनट्स घी और कोकोनट की, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बोली है। और देसी घी A2 घी बहुत फेमस है और खा भी सकते हैं, कितने खाना है तो वो इंपॉर्टेंट है। हर रोज आपको 3 चम्मच तेल की आप ले सकते हैं, 3 चम्मच। अलाउड ऑयल इज 3 टीस्पून, 15 ml। तो 1 चम्मच से ज्यादा घी आप नहीं खा सकते हैं, क्योंकि आप तेल जो है भाजी में इस्तेमाल करे हैं, चपाती पे डाले हैं। तो जो होशियार आदमी है
वो 1 चम्मच से ज्यादा घी नहीं खाएगा। और जो भी आप बाजार में देखेंगे कि प्योर काऊ घी ये वो, उसको बिलीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सच्ची घी जो है, देसी घी, कॉस्ट अराउंड 3 to 5,000 रुपीज पर किलो। जो अहमदाबाद में जो मिलती है, एक बड़ी ये है उधर, जो गोत्र के ऊपर उन्होंने जो है गाय को डिवाइड किया है। गाय के भी गोत्र है, जैसे कुछ ब्राह्मण लोगों के गोत्र रहती है, एक गाय के गोत्र से जो उन्होंने बनाते हैं घी, 5,000 रुपीज एक किलो। तो अगर आपके गांव में अच्छे घी देने वाले हैं तो अराउंड 2 to 3,000 रुपीज एक किलो। So don't take more than 1 teaspoon per day. Definitely it's good. I can't say it is very good, but it is definitely good. Coconut oil, इसके भी बहुत, स्पेशली साउथ में, तो कर्नाटक में हूँ, कर्नाटक के नीचे गए आप केरला में तो 95% लोग खाते हैं। उसमें 1-2 मीडियम चेन फैटी एसिड्स बोलते हैं हम, ये अच्छे हैं। ये अच्छे रहते हुए भी केरला में हार्ट अटैक की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें या ना करें? यस, जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होनी चाहिए। अगर वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं है, वो कोकोनट ऑयल आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। 15 ml जब अलाउड है तो गया 1 चम्मच घी में, तो कितने इस्तेमाल कर सकते हैं आप? तो कोकोनट आप इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल, बट यू कैन यूज 2 to 3 times a week। रेगुलरली हर रोज जो इस्तेमाल करनी है सिर्फ 3 ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल। और डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि मस्टर्ड ऑयल इज नॉट अलाउड इन यूएस। ये जो उनकी एक स्टडी करे रैट्स के ऊपर स्टडी करे, तो रैट में क्या हुआ, रैट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? चूहे सर, चूहे। चूहा। जो चूहे में जो एक्सपेरिमेंट किए, वो चूहे में ये निकला कि हार्ट में ये फैट जाके बैठ गया, उसको कार्डियक लिपिडोसिस बोलते। तो उन्होंने समझा, अरे चलो यार, ये तो आदमी भी हो सकता है। तो नीजर्क रिस्पॉन्स से एफडीए, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका, उन्होंने बोला, अरे मस्टर्ड ऑयल को बंद करो, नो मस्टर्ड ऑयल इंपोर्ट इन कनाडा, यूएसए एंड सम यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन ये स्टडी ह्यूमन को उन्होंने बोला आप भी मत लो। बाद में इतने स्टडीज हुए इंडिया में कि मस्टर्ड ऑयल की जो ये है सच है, लेकिन सिर्फ चूहे में है, आदमी में नहीं है। तो मस्टर्ड ऑयल इज वेरी सेफ इन इंडिया। एक जो मस्टर्ड ऑयल की चली, एक दिल्ली में आपको मालूम है ड्रॉपसी हुई अराउंड 20 years ago। दैट मस्टर्ड ऑयल जो है वो कॉन्टेमिनेट ऑयल था। जब प्लांट निकालते हैं तो उसमें फार्मर जो है कुछ और एक प्लांट्स भी निकाल लेता उसके साथ, तो वो मिक्स हो गया। दैट इज आर्जिमोन मैक्सिकाना सर। एब्सोल्युटली, आर्जिमोना मैक्सिकाना ऑयल। तो ऐसे मिक्स होने से हुई। लेकिन जो भी अच्छे ऑयल मिल सकता है, मस्टर्ड ऑयल इज ए गुड ऑयल। लास्ट 1 sentence, कोल्ड प्रेस्ड वर्सेस रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डेफिनेटली नॉट वेरी गुड। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मिलना बहुत मुश्किल है। एक ही है कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से एक बार अच्छी स्मेल नहीं आती, यू डोंट लाइक द स्मेल। रिफाइंड ऑयल में स्मेल इज नॉट देयर। तो कोल्ड प्रेस्ड में जरा स्मेल रहती है। लेकिन जो आप मांग लेते हैं कि ऑनलाइन आप मांग लेते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट आप मंगाए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ये इतना मुश्किल है। हु इज गोइंग टू टेल यू दैट इट इज ए रियली ग्राउंड प्रेस्ड ऑयल? 40 to 50% ऑफ द मर्चेंट्स में डिसीव यू, आपके आंखों के सामने जब डिसीव कर सकते हैं। इंडिया में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स लागू नहीं है जैसे कि अमेरिका में। उसमें कुछ फूड में कुछ मिला लिया तो उसको 20 साल रख देंगे उन्होंने अंदर। तो इंडिया में आपने पूछा है किसी को जो जेल में गया फूड अडल्ट्रेट करके? तो इंडिया में ये बात है। तो आपको ऑनलाइन अगर मनानी है तो मुश्किल है। तो
अगर आप छोटे गांव में रहते हैं, बड़े गांव में रहते हैं, आप ऐसे बंदे को पकड़िए जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आपको दे सके। नहीं तो रिफाइंड ऑयल ठीक है। आजकल इंडियन ऑयल एसोसिएशन ने बोला है कि यू कैन यूज रिफाइंड ऑयल टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, तो उसमें खराबी नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन है तो बाद में आंसर कर लूंगा। थैंक यू गुप्ता सो मच जी, सर। दिस वाज अ ग्रेट ओकेजन। मैंने आपसे सीखा, ये नहीं कि अरे सर, आपके लोगों को सीखनी है। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको कहीं जाना भी था, बता रहे थे सर, आपने इतना टाइम दिया हम लोगों को। थैंक मैं यू। चाहूंगा कि आगे के भी हमारे एपिसोड्स में आप जुड़े हमारे साथ। श्योर श्योर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक तो यू। हमारे साथ हमारे नगर विधायक डॉक्टर आरएमडी अग्रवाल साहब भी जुड़े हुए हैं। मैं Very उनसे nice. चाहूंगा कि अगर उनके कुछ प्रश्न हो तो रखें, फिर मैं छवि जी से कहूंगा कि वो किडनी डिजीज के बारे में और अपने व्यूज देंगी। डॉक्टर आरएमडी साहब। मैं कैन आई टेक लीव ऑफ यू गुप्ता जी? या सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू। अनम्यूट कर लें सर अपने आप को, डॉक्टर हाँ, राधा हेलो। मोहन। हाँ सर अब जी, जा रही है आवाज़? आपकी आवाज आ रही है। मुझे बहुत खुशी है। मैं डायबिटिक तो बहुत पुराना हूँ। ये हमारा चश्मा नहीं, दूसरा वाला ले आओ। डायबिटिक तो मैं 25 साल से हूँ, लेकिन इधर इंसुलिन पर आ गया। इस नाते मेरी भी एक रुचि हुई और आपने भी एक अवसर दिया। मैं अभी चश्मा नहीं लगाया हूँ, इसलिए थोड़ा सा आँख में चमक रहा है। तो मैं आपका आभारी हूँ। और जैसा डॉक्टर सत्तू कह रहे थे, ये बड़ी बात है कि आप अपने मरीजों को आज के इस युग में जहाँ चिकित्सक गोपनीयता पर अधिक से अधिक विश्वास करते हैं, ऐसी भाषा में पर्चे लिखते हैं और ऐसी राइटिंग में लिखते हैं कि लोग पढ़ने ना पाए। आप अगर लोगों को इतनी खुली जानकारी दे रहे हैं तो ये मरीजों के प्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में नहीं, मैं आपका आभारी हूँ। 2-3 चीजें हैं जो मेरे मन में हैं। एक तो आपने कोकोनट ऑयल के बारे में कहा, सैचुरेटेड ऑयल होता है। अब दक्षिण भारत के लोग, आप जानते हैं, दक्षिण भारत से मेरा संबंध है। वहाँ के लोग सिर्फ कोकोनट ऑयल का प्रयोग करते हैं और जहाँ तक मैंने देखा है उनका स्वास्थ्य उत्तर भारत के लोगों से बेहतर होता है, उनके मोटापे की दृष्टि से भी, और मुझे लगता है कि उनकी जो जीवन की गुणवत्ता है उस दृष्टि से भी। और आपने कहा कि कोकोनट ऑयल 100% सैचुरेटेड ऑयल होता है। नॉट 100% सर, हाँ, 70% सैचुरेटेड। 70। एक तो मेरे मन में ये भाव था, आपसे अधिक कोई जानता भी नहीं है, और आपके अंदर एक और कला है, एक अच्छाई है। आप जिस चीज को तात्कालिक रूप से नहीं जानते हैं उसको चुनौती के रूप में लेते हैं। आप उसको छिपाने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि कुतर्कों की जगह पर आप ये कहते हैं कि मैं इसको अध्ययन करके खुद बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो एक मेरे दिमाग में एक बात है कि दक्षिण भारत और विशेष रूप से केरल, वहाँ तो कोकोनट ऑयल के अलावा कोई प्रयोग ही नहीं होता है। दूसरी चीज जो मेरे मन में है, शहद को लेकर के है। विशेष रूप से जब से ये कोरोना काल आया है, इम्यूनिटी को लेकर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर शहद के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। और इधर जब मैंने थोड़ा बहुत शहद का अध्ययन किया तब मेरे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अन्यथा मैं खुद शहद का माने चीनी जानता था, शुगर जानता था। तो एक शहद का प्रयोग डायबिटिक मरीज को कितना करना चाहिए, भोजन के अंदर ये भी आता है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप एक, या तो छोटा मोटा कोई हो तो अभी बताएंगे, अन्यथा विस्तार से करना चाहें तो शहद के उपयोग के ऊपर विस्तार से आप इस पे चर्चा करिए, क्योंकि मेरे बहुत से भ्रम शहद को लेकर दूर हुए हैं। मैं चाहूंगा कि उससे आप और स्पष्ट रूप से दूर कर दें। पिछले 5-7 दिनों में जब सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड साइंस ने शहद को लेकर अध्ययन किया और दिखाया कि 16 कंपनियों में 13 कंपनियां ऐसी हैं जो शहद की जगह पर चीनी, शुगर का प्रयोग कर रही हैं, और हम डायबिटिक के मरीज हैं, ये डायबिटिक क्लब है। तो डायबिटिक के मरीज अगर शहद के चक्कर में चीनी, शुगर का प्रयोग कर रहे हैं 50%, तो ये तो बहुत बड़ा घातक चीज हो जाएगा, उनके जीवन के लिए खिलवाड़ हो जाएगा।
तो मैं समझता हूँ एक शहद के बारे में जब आप समाप्त करें तो एक इनिशियल स्टेटमेंट अगर आपका आता तो अच्छा होता। आपने परिचय में बताया कि मेदांता से कोई डाइटिशियन महोदय आई हुई है। आप जानते हैं मैं अभी मेदांता से डिस्चार्ज होकर के निकला हूँ जी और मेदांता की एक बहुत बड़ी कमी की ओर, क्योंकि बहन जी हैं यहाँ, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया मेरे लिए कोई अवसर नहीं होगा कि मैं उसे इंगित कर दूं। आप जब भोजन के बारे में बता रहे थे जी तो आप भोजन के 6 गुणों को बताते बताते एक गुण आपने कहा सुरुचिपूर्ण। अगर भोजन हमें पसंद नहीं है तो हम भोजन करेंगे नहीं। ये अनुभव लेकर के जब मैं मेदांता में 10 दिन भर्ती रहा हूँ तो यह अनुभव लेकर के मैं आया हूँ। मेदांता जैसे अस्पताल के बारे में मेरे मन में जो निगेटिव भाव आए हैं वो इनके भोजन के नाते आए हैं। अब हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, कोई पंजाब का मरीज होगा, ये लोग हर मरीज को एक ही खाना देते हैं। इनके खाने का बड़ा एकदम फिक्स आइटम है, वो इडली पत्थर की तरह कड़ी वाली, थोड़ा सा सांभर, कभी कभी वो पोहा, वो जो दक्षिण भारत का होता है। अब डायबिटीज का मरीज, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मरीज, या जैसे जैसे आप दिल्ली के पूरब जाएंगे चावल का प्रयोग बढ़ता है। तो भोजन डायबिटिक के मरीज को भोजन का सुरुचिपूर्ण होना, क्योंकि अभी मैंने इधर भोजन पर ध्यान देना शुरू किया है जब मैं मेदांता से छुट्टी होकर आया। और विश्वास मानिए डॉक्टर आलोक गुप्ता, 10 दिन में वहां रहा हूँ। 10 दिन भर्ती रहने के दौरान मैंने मुश्किल 10 से 15% जो मेरी जरूरत थी उसका 10 से 15% भोजन ही किया है, बाकी भूखा ही रहा हूँ और इंसुलिन ठोका जाता रहा है। इसलिए जब मैं भर्ती हुआ तो मेरा वजन 72 किलो था और जब मैंने गोरखपुर आकर के वजन किया तो मेरा वजन 64.5 किलो हो गया। यानी मैंने तकरीबन 7.5 किलो वजन लूज किया है। उसमें एक बड़ा कारण बीमारी होगा, कोरोना अपने आप में केकेक्सिया पैदा करता है। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि मैं 1/4 इडली खा करके बाकी इडली वापस कर देता था और खाने को देखता था तो उल्टी जैसी होने लगती थी। तो कहीं ना कहीं डायबिटिक, मैं बहन जी से जो अपनी मेदांता जैसे एक बहुत बड़े अस्पताल और बहुत अच्छे अस्पताल से आई हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो उनके यहाँ भर्ती मरीज हैं उनको टेलर्ड भोजन देने की जगह पर उनको जो भोजन जरूरत हो उसके हिसाब से भोजन दें तो शायद उनकी रिकवरी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों अच्छी होगी। फिर भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहन जी जब बोलेंगी तो मुझे विश्वास है कि मेदांता से आई हैं तो मेरी पीड़ा को जरूर वो टच करेंगी। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शहद के बारे में मैं आज आपसे कोई ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। मैं जब मेरे पास तथ्य होंगे मैं तभी बात करूंगा आपसे अगले दौर में। ठीक बात। और बाकी आपके प्रश्नों का उत्तर और गुर्दे के संबंध में और फैट के संबंध में छवि जी बताएंगे आपको। मैं सिर्फ एक चीज आपसे निवेदन करना चाहूंगा जी जी डॉक्टर आरएमडी जी, जी जी कृपया इंसुलिन को लेकर के इतने नेगेटिव शब्दों का प्रयोग न करें सार्वजनिक रूप से कि आपको जैसे जैसे इंसुलिन ठोका जाता रहा। इंसुलिन अरे लगाया ठोका जाता है सर, माने न ठोका जाता है न कोचा जाता है, न ठोका जाता है न कोचा जाता है। आप अरे भी अपने आप को इंसुलिन सप्रेम लगाएं, न ठोके और न कोचें। बस देखिए निवेदन इतना ही सत्य है है कि इंसुलिन जब मैंने लगाया, जी। आज भी आप लगता है ठोक ही रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। हाँ तो लगाइए ठोकना सर, तो प्रेम मैंने से लगाइए, जीवन दायिनी चीज है, अमृत नहीं है। नहीं, मैंने तो ऐसे ही हल्के शब्द में कह दिया, मैं इसे वापस लेता हूँ। नहीं सर जी, इतना मैं भी बस ऐसे ही चुटकी ले रहा हूँ, बस इतना जस्ट टू इतना मेक द पेनलेस एनवायरनमेंट लाइट। इतना पेनलेस इंजेक्शन कोई होता है, हाँ बिल्कुल ये सही, मैंने इंसुलिन से ही देखा। लगने के बाद ही बता। छवि जी, छवि जी, हाँ वी आर जी। रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अब आप हाँ जी। कृपया आए हैं, अब मंच आपका है। सबसे पहले तो किडनी डिजीज या गुर्दे की जो इशू है उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब भी कोई आता है किसी भी गुर्दे की प्रॉब्लम को लेकर या कहीं से भी आते हैं तो सबसे ज्यादा जो चीज देखी जाती है कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं प्रोटीन से। उनको लगता है कि जो कुछ हो रहा है सिर्फ वो प्रोटीन के कारण हो रहा है और प्रोटीन ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है।
वो ये कंसेप्ट लेकर आते हैं और ओवर पीरियड ऑफ टाइम शायद उनको एडवाइस भी उतनी अच्छी नहीं मिलती है हर जगह, क्योंकि डॉक्टर से बात करते हैं तो वो भी प्रोटीन आप अपना कम करिए की बात कर देते हैं। सो ये देखा जाता है कि उनका क्वालिटी ऑफ फूड या खाने की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी होती है कि प्रोटीन इतना एक्सट्रीम फोकस बन जाता है कि ये वो भूल जाते हैं कि ये जो भी समस्याएं हैं वो प्रोटीन के कारण नहीं आई हैं, वो अनकंट्रोल शुगर या फिर अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर के कारण आई हैं। तो वो Right. ध्यान पूरा एक ही चीज पे चला जाता है और पौष्टिक आहार या सही तरह से सही मात्रा में पौष्टिक तत्व शरीर में ना जान पहुंचने के कारण उनको और भी दिक्कतें हाँ। सामने आती हैं और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और शुगर भी Right. बढ़ती है। सो इसीलिए अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो भी ये समझना जरूरी है कि हम कहाँ रहते हैं। हम इंडिया में रह रहे हैं और हमारा खाना कैसा है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वेजिटेरियन होती है और जो नॉनवेज भी खाते हैं वो रोज नहीं खाते हैं। तो हमारे हिंदुस्तानी खाने में हमें प्रोटीन उतना नहीं मिलता है हर समय कि जिसे कम किया जाए, और प्रोटीन को कम करने की बजाय हमें ज्यादातर उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ता है, उसकी गुणवत्ता पे ध्यान देना पड़ता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है कि थोड़ा सा आपका प्रोटीन ऐसी चीजों से होना चाहिए जो कि आपकी बॉडी में पूरी तरह से यूज हो जाए, थोड़ा सा आपका वेजिटेरियन सोर्सेज से आना चाहिए। तो वो एक चीज है कि प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन हमेशा इंडियन डाइट में नहीं चलती है। इंडियन डाइट में हमें प्रोटीन के क्वालिटी को मैनेज करना ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। दूसरा एक चीज है कि लोग एक एक चीज के बारे में सोचते हैं, वो भूल जाते हैं कि जो सोडियम है वो बहुत बड़ा थ्रेट होता है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो किडनी हो। और उन्हें लगता है कि बस प्रोटीन नहीं खाना है, बिस्किट तो हम खा सकते हैं चाय के साथ, खाना खाने का जी नहीं कर रहा क्योंकि जैसे ही क्रिएटिनिन बढ़ता है वॉमिटिंग सेंसेशन होता है तो खाना खाया नहीं जाता, तो खाना रिप्लेस हो जाता है चाय बिस्किट से, चाय रस से। सो वो सोडियम का एक्सेसिव कंजम्पशन होने लगता है। तो सोडियम का एक्सेसिव इंटेक रोकना बहुत जरूरी है। तो खाना जितना है ताजा बना हुआ, घर का बना हुआ खाएं। पैकेट वाली चीजें नहीं खानी है बिल्कुल भी, जैसे कि बिस्किट, रस, नमकीन, चिप्स, फलों का जूस, कोल्ड ड्रिंक, मैदे वाली चीजें, इन सब से दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपकी शुगर भी बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देगा और अल्टीमेटली आपकी किडनी को भी अफेक्ट करेगा और आपकी सिचुएशन को खराब कर देगा। तीसरा होता है फ्लूइड। सो फ्लूइड इनटेक, यही कहा जाता है कि जितना आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया आपको उतना लेना है। किसी को 1 लीटर रिकमेंडेड होता है, किसी को 1.5 लीटर रिकमेंडेड होता है। अब इसमें क्या समझना है, जब हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ सिर्फ पानी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बात कर रहे हैं हर एक चीज जो लिक्विड फॉर्म में ली जा रही है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो छाछ हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो चाय हो। तो जितना आपके डॉक्टर ने आपको फ्लूइड रिकमेंड किया है, आपको हर एक चीज नापनी है कि आप दिन भर में दूध कितना ले रहे हैं, चाय कितनी ले रहे हैं, और आपका और लिक्विड चीजें कितनी जा रही हैं, और उसमें से उसको माइनस करके जितना क्वांटिटी बचती है वो आपको पानी की तरह पीना है। तो ये फ्लूइड इंटेक पर ध्यान देना जरूरी है। तीसरी चीज है कि अगर भूख नहीं लग रही है बहुत ज्यादा तो स्नैक्स पे फोकस ना करें, क्योंकि डायबिटीज की दवाइयां सब स्नैक्स के साथ नहीं ली जाती, खाने के साथ ली जाती हैं। और अक्सर किडनी की कोई दिक्कत है तो उसमें इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए स्नैक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना इंपॉर्टेंट है। स्नैक्स आप ना भी खाएं पर खाना दिन में 3 बार जरूर खाएं। चौथी चीज आती है पोटेशियम। सो पोटेशियम के लिए भी एक और चीज जो देखी जाती है कि पोटेशियम के लिए भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एक चीज जो होती है कि अगर मान लो पहली बार आपका पोटेशियम 6 है और आपको डॉक्टर ने जो रिस्ट्रिक्शंस बताई हैं, जिंदगी भर हम उसी रिस्ट्रिक्शन पे नहीं चल सकते। जैसा लेवल होगा थोड़ा सा अप डाउन करके आप चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो किडनी का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ त्याग दें और खाने की गुणवत्ता पर ध्यान न दें। किडनी प्रॉब्लम का मतलब ये है कि बैलेंस करना सीखें ताकि एक मॉडरेट लेवल आप मेंटेन कर सकें और शरीर को पौष्टिक तत्व भी मिले। इसीलिए दिन का एक फल जिसमें पोटेशियम कम होता है वो आप ले सकते हैं। 100 ग्राम तक एक फल तो लेना ही लेना है दिन का। तो पोटेशियम
ना बढ़े बहुत ज्यादा, इसके लिए एक बैलेंस मेंटेन करके चलना जरूरी है। जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन कम करना है, वो आपको डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है पहले। और फल भी दिन का एक तो लेना ही लेना है, उसको पूरी तरह से हटाने की जरूरत नहीं है। और ये नहीं है कि हम फल तो छू नहीं सकते पर बिस्किट हम खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको सोडियम अपना कट करिए, दिन का एक फल रखिए। कौन है? आप प्रोटीन को आप बिल्कुल खत्म मत करिए अपने खाने से, आपको उसको बैलेंस करके डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। खाने से प्रोसेस्ड और पैकेज फूड, स्पेशली बेकरी प्रोडक्ट बिल्कुल हटाइए। आपको जो खाना है ताजा घर का बना हुआ अनप्रोसेस्ड खाना खाना है, ताकि जो भी आप खा रहे हैं उससे पौष्टिक तत्व मिले। और फ्लूइड का मतलब है सिर्फ पानी नहीं, फ्लूइड में आपको हर चीज गिननी है। स्पेशली उसी तरह जब दूध और दूध से बनी हुई चीजों की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसमें फास्फोरस होता है, पर अगर हम फास्फोरस के लेवल की बात करें तो दूध में अलग अमाउंट होता है फास्फोरस का, दही में अलग अमाउंट होता है, पनीर में अलग अमाउंट होता है। तो मात्रा जैसे जैसे दूध की मतलब फॉर्म बदल जाता है, वैसे वैसे फास्फोरस का लेवल भी उसमें बदलता है। इसीलिए थोड़ा सा दूध दूध के फॉर्म में लिया जाए, थोड़ी सी मात्रा दही के फॉर्म में ली जाए, थोड़ी सी मात्रा पनीर के फॉर्म में ली जाए, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ बैलेंसिंग की कला है किडनी की प्रॉब्लम में। और कुछ चीजों को बिल्कुल हटाना है, वो है पैकेज, प्रोसेस्ड और बेकरी प्रोडक्ट्स, कैंड डब्बा बंद चीजें, प्रोसेस चीजें, और जितनी भी बेकरी के आइटम है उनको तो छूना ही नहीं है। बाकी सारी चीजें आपको बैलेंस करके लेनी है। और ये भी समझना जरूरी है कि जो आपको दिक्कत हो रही है वो प्रोटीन के कारण नहीं हो रही है, वो या तो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के कारण हो रही है या फिर अनकंट्रोल्ड लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल के कारण हो रही है। प्रोटीन का इसमें कोई योगदान नहीं है, वो तो किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है इसलिए प्रोटीन लीक हो रहा है या फिर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। तो जो रूट कॉज है, जो जड़ है प्रॉब्लम की, उसको सुधारिए, ना कि दूसरी चीजों को हटाइए, ताकि आपकी हेल्थ खराब ना हो, आपकी लाइफ की क्वालिटी भी बेटर रहे और आपके पैरामीटर्स भी सही रहे। थैंक यू सो मच छवि। लेकिन डॉक्टर साहब की जो एक पीड़ा है सुरुचिपूर्ण भोजन, उस पर ध्यान हाँ जी, दीजिएगा। तो मैं सर मैं इस चीज पे एक चीज बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब, मैं डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट को बिलोंग नहीं करती हूँ। सो मैं प्रोफेशन से न्यूट्रिशनिस्ट जरूर हूँ, पर मेरा स्पेशलाइजेशन अब डायबिटीज एजुकेशन का है। तो मैं बैठती ही एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज विभाग में हूँ। सो मेरा कनेक्शन डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट की फूड सर्विंग या फिर उस चीज से है ही नहीं। सो मेरा पूरा लेकिन का अब आप पूरा बात पहुंचा सकती हैं, पहुंचा दीजिएगा कि भाई आप वो बात हम अपनी तरफ से बहुत बार उनको पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे जैसे ही कोई भी डायबिटिक भर्ती होता है तो हम धर्म संकट में फंस जाते हैं कई बार कई मरीजों के साथ। तो ये होता है कि हमें इंटरवीन करना पड़ता है उस चीज में कि नहीं, ऐसा खाना दीजिए हमारे मरीजों को। सो आप वो ये थोड़ा सा समझिए डॉक्टर आलोक जी, जी हेलो, जी जी मैं 10 दिन वहां रहा, तीसरे दिन से मैं उनसे गुहार लगाता रहा जी। कि मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, इंसुलिन ठोके जा रहे हो, मेरा नहीं शरीर सर, गल रहा। इंसुलिन लगाया जा रहा है सर जी। अरे ठीक लगाए है, जा। उनको माने उनको कह रहा हूँ, आप वाले को नहीं कह रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम इसको नहीं बदलेंगे, यही मिलना है जो मिलना है आपको। वाह भाई वाह, दे वर सो स्ट्रिक्ट। किसान वार्ता की तरह हो गया आपका डाइट वार्ता है। और आप समझिए यही कि मिलेगा। मैं वहां से बहुत खराब इंप्रेशन लेकर के आया हूँ। मुझे लगा कि जल्दी से भागो, नहीं तो ये शरीर ही यहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं कुछ खा ही नहीं रहा हूँ। और आपने छवि मुझे जी, देखा। इसका फेसबुक लिंक आप डाइट वाले डिपार्टमेंट को दे दीजिएगा, इनकी अरे बातें छोड़िए सर, वर्चुअली सुन ले वो। मैं डॉक्टर त्रिहान को ये बातें बहुत ठीक से कहने वाला हूँ, जरा स्वस्थ हो जाऊं। चलिए ठीक, वो सही प्लेटफॉर्म होगा, वो हाँ बिल्कुल सही कहूंगा, प्लेटफॉर्म होगा। मैं तो बताने वाला मित्रों, हूँ। अब इस समय 11 बजने जा रहा है, हमारा टाइम 9 से 10 का रहता है। लेकिन देखिए, आप ये देखिए कि हम लोग 2 घंटे से जुड़े हुए हैं और कोई पार्टिसिपेंट छोड़ के गया नहीं है। ये मनोबल बढ़ाता है हम लोगों का, इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए, इस चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए। बहुत से लोग जुड़े हैं, हमारे मित्र डॉक्टर भुवनेश चौधरी जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रतन श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं लखनऊ से, कैप्टन CSP गुप्ता, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अब मैं चूंकि अब समय नहीं है हमारे पास, 11 बज चुका है, सबको अपने अपने काम पे जाना होगा। तो मैं अब चाहूंगा कि विनय जी, आप कृपया अपने आप को अनम्यूट करें, आप 2 शब्द अपने कहें और धन्यवाद ज्ञापन करें, ताकि आज का फिर हम कार्यक्रम समाप्त करें।
अगले बार हम तीसरे रविवार को फिर मिलेंगे, टॉपिक मैं आपके पास भेजूंगा। टॉपिक जो इस बार मैं ले रहा हूं वो चिकित्सा, अब हम ड्रग्स पे आएंगे और हमारा इस बार मेन टॉपिक होगा जो भी प्राकृतिक दवाएं हमारे पास हैं, जिन्हें आप हर्बल मेडिसिन कहें, आयुर्वेदिक कहें, जो भी कहें, प्राकृतिक कहें, उनकी कहां तक भूमिका है मधुमेह चिकित्सा में, कितनी भूमिका है, कब उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और कब हमें सचेत होना चाहिए कि अब इससे हमारा काम नहीं बनना है। इस बारे में डॉक्टर वरेश नागरथ है, हमारे बहुत सीनियर फिजिशियन हैं देवरिया के और आयुर्वेद में बहुत रुचि रखते हैं। उनसे मैंने ये टॉपिक कहा कवर करने के लिए, तो अगले तीसरे रविवार को इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। विनय जी, आप अनम्यूट कर लिए अपने आप को। विनय जी, आप तक आवाज जा रही है मेरी? लगता है विनय जी तक आवाज नहीं। प्रदीप जी, आप कृपया कंक्लूड करा दें। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने चिकित्सीय सलाहकार डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता जी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारी दी, और डॉक्टर सत्तूर जिन्होंने की वसा के बारे में जानकारी दी, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और साथ ही छवि कोहली जी का भी धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ हम सबको पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे तीसरे रविवार को। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर आलोक।